पहली बार जब मैं एक बीस्ट समन करता हूं, जो कि एक बेहद दुर्लभ एपिक रैंक का होली एंजल होता है, तो मैं उसे वहीं समनिंग सेरेमनी में ही 10 मिलियन में बिकने के लिए रख देता हूं। भीड़ को लगता है कि मैं एकदम बेवकूफ हूं, क्योंकि जैसे ही होली एंजल सामने आता है, वो सीधा एक अमीरजादे के पास जाता है, एक घुटने पर बैठता है और उसके प्रति वफादारी की कसम खाता है। इस धोखे को देखकर मैं तुरंत उस पर 10 मिलियन का प्राइस टैग लगा देता हूं और उस अमीरजादे को उसे खरीदने देता हूं। मैं हर्जाने के तौर पर उनके गिल्ड से अपना मनचाहा एक बीस्ट चुनने की भी मांग करता हूं। आखिर एक धोखेबाज बीस्ट, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में अपने ही मालिक की जान ले लेता है। थाली में सजकर आए इस मौके को देखकर एपेक्स गिल्ड बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। अब एपेक्स गिल्ड की बीस्ट शॉप के अंदर एक स्टाफ मेंबर मुझे तीसरी मंजिल पर ले जाती है, जहां बीस्ट्स को रखा गया है। दीवारों के साथ लाइन से कंटेनमेंट यूनिट्स बने हुए हैं, जिनमें हर तरह के जीव मौजूद हैं। मिस्टर लक्स, वो एक सधी हुई मुस्कान के साथ कहती है, इस मंजिल का हर बीस्ट आपकी पसंद के लिए हाजिर है। मैं पूरे कमरे में नजर दौड़ाता हूं। मेरी आंखें धीरे धीरे पूरे हॉल का जायजा लेती हैं। वे एक ऐसे जीव पर रुकती हैं जो सिर से लेकर पैर तक गहरे लाल रंग के स्केल से ढका हुआ है। मेरा स्टेटस पैनल झिलमिलाता हुआ सामने आता है। स्केल बीस्ट, पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 1, लेवल टियर 1। मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगला एक चमकदार बर्फ जैसा सफेद डीमन वुल्फ है, जो अपने पिंजरे के अंदर आलस में पसरा हुआ है। ब्लिजर्ड डीमन वुल्फ, पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 6, लेवल टियर 1। मैं पूरा समय लेकर पूरे हॉल में घूमता हूं। अंत तक पहुंचते पहुंचते मेरी त्योरियां चढ़ जाती हैं। यहां मौजूद ज्यादातर बीस्ट्स कॉमन या एलीट रैंक पर ही अटके हुए हैं। हीरोइक रैंक वाले बीस्ट्स तो लगभग ना के बराबर हैं, और यहां सबसे ऊंची रैंक वाला सिर्फ एक हीरोइक स्टेज 2 का कैंडल बीस्ट है। यह मेरी उम्मीद से बहुत ही कम है। क्या यहां बस इतना ही है? मैं रुकता हूं और स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़ता हूं। उसकी मुस्कान जस की तस रहती है। जी मिस्टर लक्स, इनके अलावा बेसमेंट में सिर्फ वो बीस्ट्स हैं जो बिक नहीं पाए, जिन्हें कोई और नहीं चाहता था। ज्यादातर में ऐसी स्थायी कमियां हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। उन्हें कल ठिकाने लगाने का फैसला हो चुका है। मैं सिर हिलाता हूं। चूंकि मैं यहां आ ही गया हूं, तो मैं हर कोना देखे बिना नहीं जाऊंगा। मुझे नीचे ले चलो। उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक कौंधती है। जरूर, कृपया मेरे पीछे आइए। हम नीचे बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। यहां के बीस्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उसने बताया था। कुछ की आंखें धसी हुई और बेजान हैं, तो कुछ साफ तौर पर अपाहिज लग रहे हैं। उनकी आंखों में एक खालीपन भरा है। मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज करता हूं और शांत रहकर आगे बढ़ता जाता हूं। फिर जैसे ही मैं बेसमेंट के बिल्कुल आखिरी छोर के करीब पहुंचता हूं, मेरे कदम जम जाते हैं। मेरी नजर कोने में रखी एक एकदम मामूली सी कंटेनमेंट यूनिट पर जाकर टिक जाती है। अंदर एक पक्षी की तरह दिखने वाला बीस्ट है। पंख फीके पड़े हुए, हिम्मत टूटी हुई, और वो कोने में सिकुड़ कर बैठा है। सोलर ब्लेड ईगल, पोटेंशियल रैंक हीरोइक स्टेज 7, लेवल टियर 1। नेगेटिव स्टेटस, कटा हुआ पंजा, बैंडेड क्रेट वेनम पॉइजनिंग। ग्रोथ सजेशन, स्टॉर्म टाइगर की हड्डी कटे हुए पंजे को ठीक कर देगी। 7 पंखुड़ियों वाला फूल जहर का इलाज करेगा। मेरी भौं हल्की सी ऊपर उठती है। इस सोलर ब्लेड ईगल की पोटेंशियल रैंक मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। हाँ, इसका एक पंजा कटा हुआ है और इसके शरीर में जहर दौड़ रहा है, लेकिन मेरा पैनल साफ साफ इसका इलाज बता रहा है। स्टॉर्म टाइगन की हड्डी और 7 पंखुड़ियों वाला फूल, ये दोनों ही काफी आम चीजें हैं जिन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इन चीजों की कीमत चुकाने के बाद भी इस सौदे में पक्का मुनाफा है। मेरे पास एक पूरी तरह से स्वस्थ हीरोइक स्टेज 7 का फाइटर होगा। इस स्टेज पर इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं बस बोलने ही वाला होता हूं कि मेरी तिरछी नजर अंधेरे में और गहराई में मौजूद किसी चीज पर पड़ती है। एक अकेला एनर्जी केज, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से एक इंसान के बराबर है, उन बड़े कंटेनमेंट यूनिट्स के बीच बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। मैं करीब जाता हूं। मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। ठंडी धातु की दीवार के सहारे एक आकृति कमजोरी से झुकी हुई बैठी है। कोई इंसान? नहीं, रुको। एक ह्यूमन वॉइड बीस्ट। एपेक्स गिल्ड के बेसमेंट जैसी जगह में सच में एक ह्यूमन वॉइड बीस्ट मौजूद है।
इसे यहां क्यों बंद करके रखा गया है? और इससे भी अजीब बात यह है कि जैसे ही मेरी नजर उस आकृति पर पड़ती है, मेरी रूह के अंदर से एक बहुत ही अजीब और गलत सा एहसास उमड़ पड़ता है। एकदम शुद्ध तिरस्कार। ये एहसास किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। जैसे ही मैं करीब आता हूं, बीस्ट को शायद किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो धीरे से अपना सिर उठाता है और मेरी तरफ देखता है, फिर झटके से अपना सिर ऐसे नीचे गिरा लेता है जैसे उसे कोई करंट लगा हो। लेकिन उस छोटे से पल में मैं आखिरकार उसका चेहरा देख लेता हूं। टेढ़े मेढ़े और भद्दे निशानों ने उसके हर एक इंच को ढक रखा है। उसका असली रूप पूरी तरह से पहचानने लायक नहीं रहा। स्टाफ मेंबर मेरे पीछे आती है और मुझे उस पिंजरे के पास रुका हुआ देखती है। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। ये एक सक्यूबस है जिसे सीधे एक डायमेंशनल रिफ्ट से निकाला गया है। जब हमने इसे पाया था तो ये ऐसी ही दिखती थी। कोई इसे नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात, इस पर एक श्राप लगा हुआ है। इसका लेवल हमेशा के लिए टियर 1 पर लॉक हो चुका है। कल बाकी खारिज किए गए जीवों के साथ इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। वो उस सक्यूबस को एकदम खुली नफरत के साथ घूरती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूं। मेरा दिल युद्ध के नगाड़े की तरह जोरों से धड़क रहा है। एक पारदर्शी स्टेटस पैनल जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों के सामने चमक उठता है। लिलिथ, फॉलन सक्यूबस, बॉन्ड स्टेटस अवेलेबल, पोटेंशियल रैंक कॉमन, श्राप से सील किया हुआ, ट्रू रैंक एपिक स्टेज 9। अभी श्राप की सील के नीचे है लेवल टियर 1। एबिस स्टोन इस श्राप को तोड़ सकता है और इस बीस्ट की पोटेंशियल रैंक को बढ़ा सकता है। जैसे ही मैं एपिक स्टेज 9 पढ़ता हूं, मेरी सांसें रुक जाती हैं। तो उसे श्राप दिया गया है। एक ऐसी खूबसूरती जिससे देवता भी जल उठें, उसे सील कर दिया गया है। लिलिथ नाम के इस बीस्ट की असली पोटेंशियल रैंक स्टेज 19 तक पहुंचती है, जो लेजेंडरी से बस एक कदम दूर है। किसी भी बीस्ट में मैंने आज तक इससे ऊंची पोटेंशियल रैंक नहीं देखी है। वो एंजल जिसने मुझे धोखा दिया था, वो तो लिलिथ के जूते उठाने लायक भी नहीं है। और स्किल पैनल पूरी तरह से भरा हुआ है। शुरुआत से ही 3 स्किल्स। और सबसे जरूरी बात, बीस्ट पैनल साफ तौर पर बता रहा है कि श्राप को कैसे तोड़ना है, और यहां तक कि उसकी पोटेंशियल रैंक को और ऊपर ले जाने का रास्ता भी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस सक्यूबस को खरीद लूं और उन चीजों को इकट्ठा कर लूं, तो मैं लगभग एक लेजेंडरी रैंक वाले पावर हाउस को लेकर यहां से जा सकता हूं। सिर्फ ये सोचकर ही मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। ये बिल्कुल वही है जिसकी मुझे तलाश थी, मेरी पार्टनर। मैं स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़ता हूं और कहता हूं, मुझे ये सक्यूबस चाहिए, मैं इसे अभी लूंगा। पिंजरे के अंदर लिलिथ के कमजोर शरीर में अचानक एक झुरझुरी दौड़ जाती है। क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है? वो झटके से अपना सिर ऊपर उठाती है और अपने सामने मौजूद उस शांत, खूबसूरत चेहरे को घूरती है। उसकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह जाती हैं। जिस दिन से वो पैदा हुई थी, उसे ये दुनिया सिर्फ एक ऐसे अंतहीन द्वेष जैसी लगी थी जो हर तरफ से उसे घेर रहा हो। वो सुन्न हो चुकी थी। उसने ये उम्मीद करने की हिम्मत भी छोड़ दी थी कि कभी कोई उसे अपनाएगा। लेकिन अब ये अजनबी, ये नौजवान सीधे उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो उसके साथ बीस्ट बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। स्टाफ मेंबर की सधी हुई मुस्कान टूटने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। मिस्टर लक्स, क्या आप पक्का उसे लेना चाहते हैं? मेरा जवाब बिना 1 सेकंड गवाए आता है। बिल्कुल, बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक प्राइवेट रूम दो, अभी। उसकी आंखों में हैरानी और गहरी हो जाती है, लेकिन उसका प्रोफेशनलिज्म बीच में आ जाता है। वो कोई और सवाल नहीं पूछती। इस तरफ से आइए। वो मुड़ती है और हमें आगे ले जाती है। लिलिथ पीछे पीछे चलती है। उसका शरीर एकदम अकड़ा हुआ और किसी मशीन की तरह है। जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर लाया जाता है, उसकी दुनिया में जैसे उथल पुथल मच जाती है। जब तक वे एक शांत प्राइवेट रूम में दाखिल नहीं होते और स्टाफ मेंबर उसकी बेड़ियां नहीं हटाती, तब तक वो वापस असलियत में नहीं लौट पाती। वो अपने सामने खड़े उस नौजवान को खाली नजरों से घूरती रहती है। जिस दिन से मैं पैदा हुई हूं, मुझ पर एक श्राप लगा हुआ है। मैं अपना लेवल तक नहीं बढ़ा सकती। लिलिथ खुद पर जोर डालकर बोलती है। उसकी आवाज में जद्दोजहद और डर साफ झलक रहा है। आपने मुझे चुना है, लेकिन मैं आपके लिए लड़ नहीं सकती। मैं आपके लिए कोई शान नहीं ला सकती। उसकी आवाज मुझे चौंका देती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने बर्बाद चेहरे वाले किसी बीस्ट की आवाज ऐसी हो सकती है, इतनी कोमल, दिल में उतर जाने वाली, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो।
मुझे पता है कि तुम्हारा श्राप कैसे तोड़ना है। क्या तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओगी? श्राप तोड़ना। लिलित का बिल ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। जिस पल आपने अपना फैसला किया था, मेरी जिंदगी उसी वक्त से आपकी हो चुकी है। लिलित की आवाज फुसफुसाहट से बस थोड़ी ही तेज है, लेकिन इसमें एक अटूट दृढ़ निश्चय है। मैं और कुछ नहीं कहता। मेरी उंगली के पोर पर एक हल्की सी रोशनी इकट्ठी होती है। मैं उसे प्यार से लिलित के माथे पर रखता हूं। रोशनी धड़कती है। उन दोनों के नीचे एक प्राचीन बॉन्ड सर्कल उभर कर आता है। इक्वल बॉन्ड बन चुका है। मैं तुरंत मुड़ता हूं और बाहर इंतजार कर रहे स्टाफ मेंबर को बुलाता हूं। मुझे कुछ सामान खरीदना है। एक फेदर ऑफ इटर्नल नाइट, 5 फैंग्स ऑफ द इन्फर्नो और 2 एबिस स्टोन। स्टाफ मेंबर का चेहरा उस वक्त से भी ज्यादा पीला पड़ जाता है जब मैंने लिलित को चुना था। ये तीनों ही चीजें असाधारण रूप से दुर्लभ और महंगी हैं, खास तौर पर एबिस स्टोन। वे दुनिया में मौजूद सबसे दुर्लभ हाई ग्रेड चीजों में से एक हैं। मिस्टर लक्स, इन सबकी कुल कीमत। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैं अपना ओमनी टर्मिनल कार्ड खिसकाकर उसकी तरफ कर देता हूं। 30 मिलियन में काम हो जाना चाहिए। वो कार्ड पर दिख रहे बैलेंस को घूरता रह जाता है, एकदम सुन्न। ये जरूरत से कहीं ज्यादा है मिस्टर लक्स। कृपया हमें थोड़ा समय दें। मैं अभी सब कुछ तैयार करवाता हूं। उसका लहजा बदल जाता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। जल्द ही डार्क एनर्जी से चमकती हुई 3 चीजें बहुत ही सावधानी से उस प्राइवेट रूम में लाई जाती हैं। अब यहां सिर्फ हम दोनों हैं, मैं और लिलित। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। सबसे पहले इस फेदर को एब्जॉर्ब करना शुरू करो। मेरी आवाज शांत और स्थिर है। ये लिलित के अंदर एक खामोश सा आत्मविश्वास भर देती है। वो मेरी नजरों से नजरें मिलाती है और गहरी हामी भरती है। फिर अपने कांपते हुए हाथों को फेदर ऑफ इटर्नल नाइट की तरफ बढ़ाती है। जैसे ही वो उसकी उंगलियों के पोरों को छूता है, एक काली रोशनी की धारा में बदल जाता है और उसके शरीर में समा जाता है। इसके बाद फैंग्स ऑफ द इन्फर्नो की बारी आती है और फिर दोनों एबिस स्टोन्स की। जैसे ही लिलित की मुट्ठी उस आखिरी पत्थर पर कसती है, सब कुछ बदल जाता है। लिलित के अंदर से एक बेहद तेज और हिंसक एनर्जी शॉक वेव फूटकर बाहर निकलती है। उस झटके की ताकत मुझे कदम दर कदम पीछे धकेलती है, जब तक कि मेरी पीठ खंडी दीवार से नहीं टकरा जाती। मैं कमरे के बीचों बीच अपनी नजरें गड़ा देता हूं। लिलित के शरीर से बैंगनी और काले रंग के धागे फूट रहे हैं, एकदम बेकाबू और अंतहीन। वे एक दूसरे से गुथने लगते हैं, एक के ऊपर एक परत बनाते हुए, जब तक कि वे एक विशाल अंधेरे कोकून में नहीं बदल जाते जो उसे पूरी तरह से निगल लेता है। पूरा कमरा एक ठंडी और दम घोटने वाली डार्क एनर्जी से भर जाता है। मैं उस कोकून को घूरता रहता हूं। यह कहना कि मैं घबराया हुआ नहीं हूं एक झूठ होगा, लेकिन पैनल के अनुसार यह प्रक्रिया न केवल लिलित का श्राप तोड़ देगी, बल्कि उसकी पोटेंशियल रैंक को वापस उसके शिखर पर ले जाएगी और उसे और भी आगे बढ़ा देगी। यह मेरी जिंदगी का खेला गया सबसे बड़ा दांव है। अगर यह काम कर गया तो मेरे पास एक ऐसा बीस्ट होगा जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होगी। समय धीरे धीरे बीतता है। फिर अचानक कमरे में भरी हुई वो बैंगनी ऊर्जा वापस पलटती है और तेजी से उस कोकून के अंदर समाने लगती है। एक तेज चटकने की आवाज गूंजती है और कोकून की हर दरार से आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। ये एक पल में कमरे के सारे अंधेरे को चीर कर रख देती है। मैं एक गहरी सांस खींचता हूं। सुनहरा रंग, लेजेंडरी रैंक। जैसे जैसे दरारें बढ़ती हैं, हर जोड़ से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी धधकने लगती है, जो उस प्राइवेट रूम को ऐसे भर देती है जैसे कोई दूसरा सूरज उगाया हो। फिर एक झटके में वो कोकून फट पड़ता है। अनगिनत बैंगनी काले टुकड़े हर दिशा में बिखर जाते हैं, लेकिन हवा में ही शुद्ध ऊर्जा के कणों में घुलकर गायब हो जाते हैं। सुनहरी रोशनी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वो उतनी ही तेजी से वापस खिंच जाती है और उसकी जगह कुछ बहुत ही गहरा, ज्यादा अंधेरा और एक बेहद ताकतवर बैंगनी काला ऑरा ले लेता है। एक अदृश्य ऊर्जा की लहर सीधी छत को चीरती हुई ऊपर आसमान के खालीपन में गायब हो जाती है। ठीक उसी पल सिटी हॉल की इमारत में सबसे ऊपर मेयर ब्लेज अपनी चौड़ी मेज के पीछे बैठे शहर भर के हाई स्कूलों से आए सॉमनिंग सेरेमनी के नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं। अगले ही सेकंड वो झटके से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। वो लंबे डग भरते हुए उस विशाल खिड़की के पास जाते हैं और पूर्वी जिले की तरफ अपनी पैनी नजरें गड़ा देते हैं। अभी कुछ ही पलों पहले उन्होंने एक खौफनाक ऊर्जा की एक पल भर के लिए उठने वाली लहर महसूस की थी, जो किसी समंदर की तरह विशाल और अथाह थी।
और गायब होने के काफी देर बाद भी उनके दिमाग में एक बेचैनी छोड़ गई थी। कोई अंदर आओ। उनकी आवाज एक धीमा लेकिन तीखा आदेश है। ऑफिस का दरवाजा तुरंत खुलता है। वर्दी पहने एक तेज तर्रार सा दिखने वाला आदमी लंबे कदम रखते हुए अंदर आता है। क्या आदेश है मेयर साहब? तुरंत सिटी गार्ड ब्यूरो को अलर्ट कर दो। मेयर ब्लेज का लहजा लोहे जैसा सख्त है। पूर्वी जिले पर कड़ी नजर रखो। हर एक अजीब हरकत की जांच करो, खासतौर पर किसी डायमेंशनल रिफ्ट के खुलने के किसी भी सुराग की। वो मातहत तुरंत आदेश मानता है और तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल जाता है। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। अब मेयर ब्लेज वहां बिल्कुल अकेले हैं। उनके चेहरे के भाव इतने गहरे हैं जैसे कोई तूफान आने वाला हो। इस स्तर के ऊर्जा धमाके की केवल 3 ही वजहें हो सकती हैं। पहली, पास में कोई नया अनजान डायमेंशनल रिफ्ट खुला है। दूसरी, कोई सॉवरेन रैंक की हस्ती यहां उतरी है। तीसरी, एक लेजेंडरी रैंक के बीस्ट ने जन्म लिया है। एक सॉवरेन रैंक का योद्धा एक ऐसी हस्ती होता है जिस पर पूरे देश की नजर होती है। उनमें से हर एक को ट्रैक किया जाता है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। लिन युआन में अपनी पोस्टिंग के पिछले 10 सालों में ब्लेज ने कभी कोई लेजेंडरी रैंक का बीस्ट नहीं देखा है। लिन युआन जैसे मंझोले शहर में एक एपिक रैंक का बीस्ट भी जिंदगी में एक बार दिखने वाली घटना होती है। और जहां तक लेजेंडरी रैंक की बात है तो ये ब्लेज की समझ से बिल्कुल परे है। वो मुड़कर अपनी मेज पर रखी अधूरी रिपोर्ट को वापस देखने लगते हैं। वापस प्राइवेट रूम में ऊर्जा की लहर का आखिरी अंश भी आखिरकार शांत होकर गायब हो जाता है। एक अजीब सी भारी शांति छा जाती है। मेरी नजरें अभी भी कमरे के बीचों बीच टिकी हुई हैं। मेरे दिल की धड़कन उस सन्नाटे में बादलों की गरज की तरह गूंज रही है। रोशनी कम होती है। एक आकृति मेरे सामने शांति से खड़ी है। अपनी अब तक की जिंदगी में मैंने चाहे जो भी देखा हो, लेकिन इस वक्त मेरा पूरा संयम टूटकर बिखर जाता है। मेरे दिमाग में तुरंत 2 शब्द कौंधते हैं, बेहद खूबसूरत। लिलित के शरीर को ढकने वाले कांटों के वो सारे भयानक और भद्दे निशान बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। उनकी जगह उसकी त्वचा सफेद जेड पत्थर की तरह चिकनी और चमकदार हो गई है। उसने एक एकदम फिटिंग वाला बैंगनी काला गाउन पहना हुआ है जो उसके बदन की हर खूबसूरत बनावट को उभार रहा है। उसके घने काले बाल किसी झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे हैं। उसके सिर के दोनों तरफ से 2 पतले सीन निकले हुए हैं जो उसके डीमन होने की पहचान है। वो चेहरा जो इस दुनिया का लगता ही नहीं, जो इतना खूबसूरत है कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। उसमें बिल्ली जैसी 2 आंखें जड़ी हैं जो शांति से मुझे निहार रही हैं। उसकी नजरों की हर हरकत में एक ऐसा प्राकृतिक आकर्षण है जो बिना किसी कोशिश के ही अपना जादू चला रहा है। उसके पीछे बैंगनी काले रंग के विशाल और शानदार तितली के पंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे खुल और बंद हो रहा है। उनके फड़फड़ाने की हर हरकत हवा में चमकते हुए कणों की एक बारीक सी फुहार बिखेर रही है जो किसी जादुई सपने जैसा लग रहा है। पहले वाले उस टूटे हुए बदसूरत जीव की तुलना में ये पूरी तरह से एक अलग ही हस्ती है। लेकिन जिस चीज ने सच में मेरी धड़कनें बढ़ा दी वो ये है, इस बदलाव के बाद लिलित का स्टेटस पैनल इतना बदल चुका है कि उसे पहचानना भी मुश्किल है। लिलित, विच ऑफ द नाइट, पोटेंशियल रैंक, लेजेंडरी स्टेज 1, लेवल टियर 1। ग्रोथ सजेशन, पर्ल ऑफ इटर्नल नाइट, इन्फर्नल स्प्रिंग वाटर और नाइटमेयर क्रिस्टल का इस्तेमाल करने से इस बीस्ट की पोटेंशियल रैंक को और भी ऊपर ले जाया जा सकता है। मैं आग की तरह चमकते उन शब्दों लेजेंडरी स्टेज 1 को घूरता हूं और धीरे से सांस छोड़ता हूं। लगभग 30 मिलियन दांव पर लगे थे और मैं एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट लेकर यहां से जा रहा हूं। एकदम जैकपॉट। जब मैं अभी भी अवाक होकर उस पैनल को घूर रहा हूं, लिलित हिलती है। वो बिना कोई आवाज किए खिसकती है और ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक बहुत हल्की, लगभग किसी रूहानी एहसास जैसी खुशबू मुझ तक पहुंचती है। उसकी वे दिलकश आंखें मेरी नजरों से इस गहराई से मिलती हैं जैसे वो मेरी तस्वीर को अपनी रूह की गहराइयों में उतार लेना चाहती हो। फिर वो अपनी एक पतली उंगली उठाती है जो जेड पत्थर जैसी गोरी है और उसे हल्के से अपने ही माथे पर रखती है। उसकी उंगलियों के बीच एक अजीब सी बैंगनी लाल रंग की ऊर्जा का एक धागा उभर कर आता है। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वो क्या कर रही है, लिलित उसे हल्के से मेरे माथे पर रख देती है। एक ही पल में मेरे अंदर एक एहसास उमड़ पड़ता है, एक तरफा जिसे नकारा नहीं जा सकता, एकदम पूर्ण और पूरा नियंत्रण। मेरे बस एक विचार से मैं लिलित की जिंदगी या मौत का फैसला कर सकता हूं। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ जाता है। मैं झटके से अपनी नजरें पैनल पर टिकाता हूं। स्टेटस बार में
मैंने लिलित के साथ जो इक्वल बॉन्ड बनाया था वो चुपचाप एक स्लेव बॉन्ड में बदल चुका है। हैरानी की एक लहर मुझे जोर से टकराती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। लिलित तुरंत कोई सफाई नहीं देती। वो आगे बढ़ती है और खुद को मेरी बाहों में गिरा देती है। एक आवाज जो गर्माहट भरी, कोमल और हल्की सी कांपती हुई है मेरे कान में फुसफुसाती है। मास्टर, जिस पल आपने मुझे उस ठंडे अंधेरे बेसमेंट में चुना था, उसके बाद से इस दुनिया की किसी भी और चीज का कोई मतलब नहीं रह गया। आपने मुझे अंतहीन अंधेरे और निराशा से बाहर निकाला। मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, सब कुछ आपका दिया हुआ एक तोहफा है। लिलित अपना गाल प्यार से मेरे कंधे पर टिका देती है। उसकी आवाज में गहरी और खामोश शांति है। तो कृपया इस सबको अपना लीजिए। मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता हूं। मेरा दिल ऐसे धड़कता है जैसे किसी बहुत भारी चीज से टकराया हो। एक ऐसी गर्माहट जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई से उठती है। मैं उस एंजल के बारे में सोचता हूं जिसने सबके सामने मुझे धोखा दिया था। मुझे उसका वो पैदाइशी घमंड याद आता है, उसका वो रूखापन और परवाह न करना जो उसने दूर जाते समय दिखाया था, जैसे कि वो दुनिया का सबसे सामान्य काम हो। तो इस दुनिया का हर बीस्ट वैसा नहीं होता। तो सच्ची वफादारी का एहसास ऐसा होता है, ये धधकती हुई, एकदम शुद्ध और पूरी तरह से समर्पित भावना। लिलित ने जो किया है वो मुझे इस कदर भावुक कर देता है जैसा पहले कभी किसी चीज ने नहीं किया। एक ऐसी सच्चाई और भरोसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। ये अटूट विश्वास, इतना भारी और सच्चा, मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा देता है जिसे मैं रोक नहीं पाता। मैं धीरे से अपना हाथ उठाता हूं और प्यार से उसे लिलित की पीठ पर रख देता हूं। वो इसे महसूस करती है। वो मुझे थोड़ा और कसकर पकड़ लेती है। मास्टर, आज के बाद से मैं आपके रास्ते के हर कांटे को काट दूंगी। मैं आपके सामने आने वाली हर रुकावट को दूर कर दूंगी। मैं अपनी बाहों में मौजूद उस बेहद खूबसूरत चेहरे को नीचे देखता हूं और एक मुस्कान जो पूरी तरह से सच्ची है मेरे होठों के कोने पर उभर आती है। तुम्हारा स्वागत है लिलित, मेरी पहली पार्टनर। जब मैं लिलित के साथ ऊपरी मंजिल से बाहर निकलता हूं तो पूरा हॉल शांत हो जाता है। हर एक की नजरें, चाहे वो स्टाफ हो या ग्राहक, बिना किसी कोशिश के अपने आप लिलित की तरफ खिंच जाती हैं। उनके चेहरे खौफ और हैरानी से भर जाते हैं। ओह माय गॉड, वो कौन है? क्या वो उसका बीस्ट है? वो किसी सपने जैसी लग रही है। वो स्टाफ मेंबर जिसने सबसे पहले मुझसे बात की थी, पास ही खड़ी है, अब पूरी तरह से जम चुकी है। वो मेरे पीछे चल रही उस बेहद खूबसूरत हस्ती को घूरती रहती है। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। क्या क्या वो बेसमेंट वाली वही खौफनाक और टूटी हुई सक्यूबस थी? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन सच्चाई बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। उसके पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस वक्त वो सिर्फ एक ऐसी जबरदस्ती की मुस्कान ही ला पाती है जो किसी अंतिम संस्कार के मुखौटे से भी ज्यादा कठोर है। फिर भी वो जल्दी से दौड़कर मेरे पास आती है। मिस्टर लक्स, आपके कागजात का काम पूरा हो चुका है। आप जब चाहें जा सकते हैं। मैं सिर हिलाता हूं। मैं सीढ़ियों की परवाह नहीं करता। मैं लिलित को अपने साथ लिए सीधे गिल्ड से बाहर निकल जाता हूं। दरवाजों से मेरे ओझल होने के बाद ही स्टाफ मेंबर वापस होश में आती है। वो दौड़कर अपने टर्मिनल के पास जाती है और जितनी तेजी से उसके हाथ चल सकते हैं, चेयरमैन सॉन्ग को कॉल मिलाती है। चेयरमैन साहब, कुछ हुआ है? शहर के दूसरी तरफ सॉन्ग परिवार की हवेली में विक्टर सॉन्ग स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट सुनता है। उसकी त्योरियां थोड़ी सी चढ़ जाती हैं। तुम कह रही हो कि उस सक्यूबस ने अपना असली रूप वापस पा लिया है? इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो उस एंजल से भी ज्यादा खूबसूरत है जिसे आप लेकर आए थे। विक्टर सॉन्ग की आंखों में हैरानी की एक चमक कौंधती है और फिर उसकी चढ़ी हुई त्योरियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। तो उसने अपना रूप वापस पा लिया? तो इससे क्या? वैसे भी वो कॉमन पोटेंशियल रैंक, जिसका लेवल कभी बढ़ ही नहीं सकता, सिर्फ दिखावा है, कोई ताकत नहीं। अभी भी वो कचरा ही है। वो कॉल काटता है और उस एंजल की तरफ देखता है जो इस वक्त ताकतवर होने के लिए कुछ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। वो ये बात एक मजाक की तरह बताता है और ज़ेन एक घमंडी मुस्कान के साथ सुनता है। रुको, तो उस कंगाल ने हमारे गिल्ड के सारे एलीट और हीरोइक बीस्ट को छोड़ दिया और एक खारिज किए गए जीव को चुना? ठेठ गंवार और बेवकूफ है वो। वो मुस्कुराता है। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई। उस लूजर पर एक एपिक रैंक के बीस्ट को बर्बाद करना सच में एक बहुत शर्म की बात होती।
उसके बगल में खड़ी वो एंजल, जिसे अब जेन ने फ्रॉस्ट नाम दिया है, इस पूरी बातचीत को सुनती है और अपने उसी ठंडे और रूखे लहजे में बोलती है। जो कोई भी सिर्फ रूप रंग देखकर अपना फैसला करता है, वो कभी सच में ताकतवर नहीं बन सकता। वो अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाती है, उसकी बर्फीली नीली आंखों में अपने पुराने मालिक के लिए गहरी हिकारत है। तो लक्स नाम का वो इंसान बिल्कुल वैसा ही ओछा और मूर्ख है जो एक सक्यूबस के बहकावे में आ गया। अच्छा हुआ कि मेरा उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना। ऐसे मालिक के पीछे चलना एक एंजल होने की पवित्र महिमा को कलंकित कर देता। विक्टर सॉन्ग अपने बेटे और उस एंजल को देखता है और तसल्ली से सिर हिलाता है। हाँ, एक असली लीडर में यही समझ और ठहराव होना चाहिए। फिर उसका लहजा गंभीर हो जाता है। नेशनल बीस्ट एग्जाम में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अपनी पहचान बनाने का ये तुम्हारे पास सबसे बड़ा मौका है। अगले कुछ दिनों के लिए फ्रॉस्ट को नोविस रेल्म में ले जाओ और जमकर ग्राइंड करो। एग्जाम से पहले उसका लेवल जितना हो सके बढ़ा लो। तुम्हारे पास एक एपिक रैंक का बीस्ट है। नोविस रेल्म के लीडर बोर्ड का टॉप स्पॉट तुम्हारा ही होना चाहिए। जेन एक क्रूर और आत्मविश्वासी मुस्कान हंसता है। चिंता मत कीजिए, मैं सबको दिखा दूंगा कि लिन युआन का असली टॉप टैलेंट कौन है। जब एक इंसान और एक बीस्ट गिल्ड से बाहर निकलते हैं तो आसमान में शाम का धुंधलका छाने लगता है। मैं अपने बगल में लिलित को लिए घर की तरफ चल पड़ता हूं। मेरा घर एक पुराने रिहायशी इलाके में है। छोटा है पर साफ सुथरा है, बस थोड़ा खाली सा है। 3 साल पहले मेरे माता पिता एक डायमेंशनल रिफ्ट को एक्सप्लोर करने के मिशन पर मारे गए थे। वे मुझे और मेरी बहन रेन को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए छोड़ गए थे। अब रेन बहुत दूर राजधानी में पढ़ाई कर रही है और इस घर में सिर्फ मैं हूं। मैं दरवाजा खोलता हूं। वही जानी पहचानी खामोशी मुझे घेर लेती है। जहां चाहो बैठ जाओ, अब से यही तुम्हारा घर है। लिलित हिलती नहीं है। वो प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी नजरें घर के सादे सामान पर घूमती हैं और आखिरकार मेरी पीठ पर टिक जाती हैं। घर, ये शब्द उसके लिए एकदम पराया है। अंधेरे में पैदा होने से लेकर एक पिंजरे में बंद रहने तक उसने कभी नहीं जाना कि कहीं का होने का मतलब क्या होता है, जब तक ये नौजवान उसकी जिंदगी में नहीं आया था। एक सादे से डिनर के बाद मेरा ओमनी टर्मिनल अचानक चमक उठता है। स्क्रीन पर रेन का नाम धड़क रहा है। मैं कॉल उठाता हूं। लिविंग रूम के बीचों बीच एक चमकदार होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उभर कर आता है। हे, कैसा रहा? समनिंग सेरेमनी पूरी हो गई ना? तुम्हारे पहले बीस्ट की पोटेंशियल रैंक क्या है? मुझे भी दिखाओ, चलो जल्दी। कॉल के दूसरी तरफ रेन मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है और एक के बाद एक रैपिड फायर की तरह सवाल दाग रही है। मैं मुस्कुराता हूं और थोड़ा सा मुड़ता हूं। कैमरे का रुख सोफे पर बड़ी शालीनता से बैठी लिलित की तरफ कर देता हूं। जैसे ही रेन लिलित को देखती है, उसकी आंखें अचरज से फटी की फटी रह जाती हैं। एक ह्यूमन वॉइड बीस्ट? लक्स, तुम्हारी किस्मत तो सच में पूरी तरह से पागलपन है। वो बेहद खूबसूरत है। लिलित इस तारीफ को सुनती है और सिर्फ एक शालीन, सधे हुए सिर हिलाने के साथ जवाब देती है। एक शांत सी स्वीकृति। उसकी नजरें लगभग तुरंत ही वापस मुझ पर टिक जाती हैं। रेन को इस बात से बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। वो अपने भाई के लिए सच में बहुत खुश है। ये बहुत बढ़िया है। अपनी तरफ एक ह्यूमन वाइड बीस्ट होने का मतलब है कि तुम्हारे पास एग्जाम निकालने का एक असली मौका है। फिर उसका लहजा गंभीर हो गया। ओह, नोविस रेल्म कल खुल रहा है। उसे छोड़ना मत। नोविस रेल्म एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसे सिटी गार्ड और सेना ने मिलकर तैयार किया है। इसके अंदर मौजूद एबिस जीव ज्यादा से ज्यादा टियर 9 तक ही जा सकते हैं। नए बीस्ट टेकर्स के लिए तेजी से लेवल बढ़ाने का यह सबसे अच्छा स्थान है। मैं चुपचाप सुनता हूं। मेरा दिमाग पहले से ही चलने लगा है। इस दुनिया का लेवल सिस्टम 9 टियर तक चलता है। अभी अभी अपना पहला बीस्ट बॉन्ड बनाने के बाद मैं अभी टियर 1 के आसपास भी नहीं हूं। एक पूरी तरह से नौसिखिया। इसलिए खुद को जितनी तेजी से संभव हो आगे बढ़ाना ही इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखता है। सही कहा, नोविस रेल्म साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ही खुलता है। लीडर बोर्ड पर एक ऊंची रैंक तुम्हारे एग्जाम स्कोर को भी बढ़ा देगी, लेकिन जब तुम वहां जीवों को मार रहे होगे और पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे होगे तो सुरक्षित रहना। समझ गए ना? मैं उसकी दिखाई दे रही आंखों में चिंता को देखता हूं और मजबूती से सिर हिलाता हूं। मुझे यह सब पता है। चिंता मत करो रेन, मैं इसे संभाल लूंगा। कॉल खत्म करने से पहले हम कुछ मिनट और बात करते हैं। अगली सुबह मैं लिलित के साथ शहर के बाहरी इलाके में नोविस रेल्म के प्रवेश द्वार पर पहुंचता हूं। एक विशाल स्पेशल पोर्टल आगे दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका पहले से ही खचाखच भरा हुआ है। हजारों छात्र जिन्होंने अभी अभी अपना पहला बीस्ट बॉन्ड पूरा किया है वहां भीड़ लगाए हुए हैं। ज्यादातर नए लोग रेल्म के अंदर अपनी उत्तरजीविता की संभावनाओं
और कुशलता को बेहतर बनाने की उम्मीद में समूहों में एक दूसरे के करीब रह रहे हैं। जैसे ही मैं लिलित के साथ प्रकट होता हूं, हम भीड़ की हर आंख का केंद्र बन जाते हैं। लिलित का गहरा, सुरुचिपूर्ण बैंगनी काला गाउन और उसके साथ एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को थाम दे, इलाके के लगभग हर लड़के का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। एक साथ कई आमंत्रण मेरी तरफ आने लगते हैं। बड़े भाई, हमारे साथ टीम बना लो, हमारे पास एक हीरोइक रैंक का सपोर्ट बीस्ट है। मैं उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डालता। मैंने कभी किसी के साथ टीम बनाने की योजना नहीं बनाई थी। जैसे ही मैं लाइन में कदम रखने और रेल में प्रवेश करने वाला होता हूं, भीड़ के पीछे से मजाक उड़ाती हुई एक आवाज गूंजती है। अच्छा अच्छा, क्या ये वही लड़का नोज नहीं है? उसका नाम क्या था भला? जेन अपने चमचों के एक झुंड के साथ मेरी तरफ बढ़ता है। फ्रॉस्ट उसके साथ चल रही है। उस एंजल के पंख बिल्कुल बेदाग और चमकदार हैं। उसके चेहरे के भाव ठंडे घमंड से भरे हैं। जो नजर वो मुझ पर डालती है, उसमें साफ तौर पर हिकारत है। जेन की नजर एक पल के लिए लिलित पर टिक जाती है। उपहास भरे मजाक में पूरी तरह से डूबने से पहले उसके चेहरे पर खौफ और ईर्ष्या की एक चमक कौंधती है। इसके बहकावे में मत ना लोगो। जेन अपनी आवाज ऊंची करता है और भीड़ के सामने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर रखता है। बेशक इसके बगल में जो बीस्ट है वो दिखने में सुंदर है, लेकिन वो उस रिजेक्टेड बीस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे हमारा एपेक्स गिल्ड खत्म करने वाला था। कॉमन पोटेंशियल रैंक, लेवल हमेशा के लिए लॉक, सिर्फ दिखावा है, कोई ताकत नहीं, एक पूरी तरह से सजावटी चीज। ये शब्द किसी बम की तरह गिरते हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वही लोग जो पहले बहुत उत्सुक थे मुझे अपनी टीमों में बुलाने के लिए, अब मुझे बिल्कुल अलग नजर से देख रहे हैं। बाहर से चमकदार, अंदर से एकदम खोखला। लोग तुरंत मुझसे दूरी बनाने लगते हैं। भीड़ का यह बर्ताव देखकर जैन की मुस्कान हर बीतते सेकंड के साथ और भी चौड़ी हो जाती है। वो सीधे मेरे पास आता है और दिखावे के लिए फ्रॉस्ट के पंख थपथपाता है। ये देखा, एक असली टैलेंट ऐसे बीस्ट का हकदार होता है। और सच कहूं तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? तुम्हारे बिना मैं कभी इतने ताकतवर जीव के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। उन कुछ लोगों की तरह नहीं जो कचरा उठाकर उसे खजाना बताते हैं। वो आगे झुकता है, अपनी आवाज इतनी धीमी कर लेता है कि सिर्फ मुझे सुनाई दे। उसके लहजे में जहर घुला हुआ है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि फ्रॉस्ट मेरे साथ कितनी बेताब रहती है। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो तुम्हारे साथ कभी इतनी खुश नहीं थी जितनी मेरे साथ है। मैं उसकी नजरों से नजरें मिलाता हूं, ठहरे हुए पानी की तरह एकदम शांत। इस दुनिया में शब्दों से लड़ना सबसे फालतू काम है। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन लिलित को है। उसके शरीर से हड्डियों को कपा देने वाला एक जानलेवा इरादा छलकने लगता है। उसकी खूबसूरत बिल्ली जैसी आंखें एकदम गहरी और अथाह हो जाती हैं और जैन पर टिक जाती हैं। मैं लिलित के जज्बातों में आए इस बदलाव को महसूस करता हूं। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं और प्यार से उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में थाम लेता हूं। उसके शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है और वो लगभग बेकाबू हो चुका जानलेवा इरादा एक ही पल में गायब हो जाता है। वो अपनी आंखें उठाकर मेरी आंखों में देखती है। उसकी आंखों की ठंडक पिघलकर एक शांत झील जैसी गर्माहट में बदल जाती है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस उसकी तरफ अपना सिर हिला देता हूं। किसी बेवकूफ से बहस करना कभी फायदेमंद नहीं होता। अपनी ऊर्जा बचा कर रखो। एक बार जब हम रेल्म के अंदर पहुंच जाएंगे तो हम इसका हिसाब नतीजों और रेल्म पॉइंट से चुकता करेंगे। लिलित तुरंत समझ जाती है। वो जैन पर ध्यान देना बंद कर देती है और अपने हाथों को मेरे हाथों में हल्के से फंसा लेती है। अपने कोमल शरीर को मेरी तरफ सटा लेती है। फिर वो अपनी नजरों को बस हल्का सा, लगभग आलस से जैन के पीछे खड़ी फ्रॉस्ट की तरफ घुमाती है। ये हरकत बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह देती है। ये मेरा है। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसकी पकड़ ऐसी है जो छूटने का नाम नहीं ले रही। मैं कुछ बार कोशिश करता हूं और कोई फायदा नहीं होता। अंत में मैं बस उसे ऐसे ही रहने देता हूं। ये पल जैन को एक तमाचे की तरह लगता है। उसका चेहरा गुस्से से भद्दा और लाल हो जाता है। यह कैसे मुमकिन है कि एक कंगाल, एक पूरी तरह से हारा हुआ इंसान को इतना खूबसूरत बीस्ट मिल जाए जो खुद उस पर जान छिड़क रही हो, जबकि उसकी खुद की एपिक रैंक की एंजल, चाहे वो कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, उससे एक ठंडी और छुई न जा सकने वाली दूरी बनाए रखती है। मैं पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता तक नहीं हूं। मैं लिलित के साथ चमकते हुए रेल्म पोर्टल की तरफ अटलेस चल पड़ता हूं। जैसे ही मैं कदम अंदर रखता हूं, मेरे पैरों के नीचे की ठोस जमीन वापस आ जाती है और मेरे आसपास की दुनिया पूरी तरह से अलग है। हर दिशा में एक ठंडा और प्राचीन जंगल फैला हुआ है, नोविस रेल्म।
लिलित पूरी मुस्तैदी से अपने आसपास का जायजा लेती है। उसके बैंगनी काले पंख थोड़ा अंदर की तरफ मुड़कर हम दोनों को सुरक्षित घेरे में ले लेते हैं। वो पहले ही महसूस कर सकती है कि ये जंगल खूंखार दुश्मनों से भरा हुआ है। चलो चलें। मेरी आवाज शांत रहती है। मैं अपने ओमनी टर्मिनल पर लीडर बोर्ड पर नजर डालता हूं। वो अभी भी खाली है। रेल्म का टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से रैंडम होता है और अक्सर ग्रुप भी यहां आकर बढ़ जाते हैं। फिलहाल इस इलाके में सिर्फ हम दोनों ही हैं। हम एक स्थिर और बिना किसी जल्दबाजी वाली गति से जंगल में और गहराई की तरफ बढ़ते हैं। लिलित अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से खुला रखती है, हर आहट और हरकत को पकड़ रही है हमारे आसपास। फिर लगभग 10 मिनट बाद मैं बिखरी हुई चट्टानों के एक एकदम मामूली से ढेर के पास रुक जाता हूं। लिलित उलझन में मेरी तरफ देखती है। यहां किसी भी जीव की कोई मौजूदगी नहीं है, ऊर्जा का सबसे हल्का सा सुराग भी नहीं। मैं कोई सफाई नहीं देता, मैं बस अपना हाथ उठाता हूं और उस ढेर के बीच मौजूद एक ऐसी चट्टान की तरफ इशारा करता हूं जो बाकी चट्टानों से थोड़ी ज्यादा गहरी और काली है। मेरी नजरों में एक स्टेटस पैनल जो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, झिलमिलाता हुआ साफ तौर पर सामने आ जाता है। स्टोन लर्कर, पोटेंशियल रैंक कॉमन, लेवल टियर 2। इस पर हमला करो। लिलित के मन में अनगिनत सवाल हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। हवा में एक हल्की सी भिनभिनाहट होती है। गहरे लाल रंग की रोशनी से घिरी एक विशाल एकदम काली साइथ उसके हाथ में प्रकट हो जाती है। स्किल, साइथ ऑफ एब्सोल्यूशन। नरक की गहराइयों में ढाली गई एक साइथ। इसका ब्लेड नरक जैसी लाल रोशनी में लिपटा है। इससे लगे किसी भी घाव को एक तय समय तक भरा या ठीक नहीं किया जा सकता। लिलित हैंडल पर अपनी पकड़ कसती है और किसी भूतिया साय की तरह आगे बढ़ती है। वो साइथ उस गहरी चट्टान को चीरते हुए एक ठंडा और घुमावदार वार करती है। ब्लेड को कोई रुकावट महसूस नहीं होती। वो उस सख्त चट्टान को ऐसे साफ काट देता है जैसे वो हवा की बनी हो। वो कट शीशे की तरह एकदम चिकना है। जैसे ही लिलित को लगता है कि उसने सिर्फ एक साधारण चट्टान को काटा है, सब कुछ बदल जाता है। उस कटी हुई चट्टान से धीरे धीरे एक हल्की बैंगनी रोशनी उठती है, फिर रोशनी की एक धारा में घुलकर लिलित के शरीर में समा जाती है। एक गर्म लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स। वो एकदम मामूली सी दिखने वाली चट्टान असल में एक जीव थी। लिलित की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ती हैं और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। इस तरह के जीव जो भेस बदलने में माहिर होते हैं, नए बी स्टेमर्स के लिए जानलेवा जाल होते हैं। वे ऐसी कोई ऊर्जा नहीं छोड़ते जिसे पकड़ा जा सके। सिर्फ एकदम सटीक वृत्ति से ही उन्हें मुश्किल से पकड़ा जा सकता है। अगर कोई तुम पर घात लगाकर हमला कर दे तो उनका एक वार तुम्हारी पूरी टीम का सफाया कर सकता है। लेकिन उसका मास्टर। लिलित मुड़कर उस शांत खूबसूरत चेहरे को देखती है। उसके दिल में उसकी छवि और भी ऊंची हो जाती है, और भी रहस्यमयी, और भी विशाल। चलो चलें, समय कम है। मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। नॉविस रेल्म हर दिन सिर्फ 6 घंटे ही चलता है। अगर हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इसके बाद जो होता है, लिलित अपनी आंखों से देखती है कि एक खौफनाक बढ़त होने का असली मतलब क्या होता है। मेरे एकदम सटीक निशानों की मदद से लिलित का साइथ ऑफ एब्सोल्यूशन मुश्किल से ही रुकता है। आधे घंटे से भी कम समय में पहले से कई गुना ज्यादा घनी ऊर्जा की एक लहर लिलित के अंदर से फूट पड़ती है। टियर 2। ठीक उसी पल शुद्ध ऊर्जा की एक धारा बॉन्ड के जरिए वापस बहती है और मेरे शरीर के हर हिस्से में भर जाती है। मेरी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ती है। मेरी शारीरिक ताकत और सभी पांचों इंद्रियां साफ तौर पर और भी तेज हो जाती हैं। मैं लिलित का स्टेटस पैनल खोलता हूं। लिलित, विच ऑफ द नाइट, लेवल टियर 2। स्ट्रेंथ 55, एजिलिटी 58, कॉन्स्टिट्यूशन 52, स्पिरिट 65। मैं इन नंबरों को घूरता हूं और अपने अंदर एक झुझुरी सी दौड़ती हुई महसूस करता हूं। टियर 2 के उस स्टोन लर्कर का अधिकतम कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट 16 था। उसी लेवल पर लिलित के सारे स्टेट्स उससे 3 गुना से भी ज्यादा हैं। लेजेंडरी पोटेंशियल रैंक का असल मतलब यही होता है। समय तेजी से बीतता है। 3 घंटे बीत चुके हैं। हमारे आसपास का रेल्म अब बदल चुका है। पेड़ अब ज्यादा घने हो गए हैं और हवा में मौजूद ऊर्जा ज्यादा भारी और जंगली हो गई है। हम पहुंच चुके हैं रेल्म्स के मिड जोन में। रास्ते में 70 से ज्यादा जीव लिलित की साइथ के शिकार हो चुके हैं। मेरे रेल्म्स पॉइंट्स लीडर बोर्ड में लगभग सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। मास्टर, आगे कुछ बहुत ताकतवर है। लिलित अचानक रुक जाती है। उसके चेहरे के भाव तीखे हो जाते हैं। मैंने पैनल के जरिए उसे पहले ही देख लिया है।
आगे कुछ ही दूरी पर फैले हुए एक धुंधले दलदल में एक शैडो कोलोसस सर्पेंट छिपा बैठा है। पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 9, लेवल टीयर 7। एक टीयर 7 का एलीट चीफ। रेल्स में आने के बाद से हमारा सामना अब तक के सबसे ऊंचे लेवल वाले जीव से हुआ है। इस स्टेज पर नए बीस्ट टेमर्स के लिए ऐसी किसी चीज को हराना लगभग नामुमकिन है। क्या तुम इसे संभाल लोगी? मैं लिलित की तरफ देखता हूं। लिलित के उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर डर का एक नामो निशान भी नहीं है। इसके बजाय वो अपनी जीभ की नोक को हल्के से अपने गहरे लाल होठों पर फेरती है। आपके लिए रास्ता साफ करना मेरे लिए सम्मान की बात है मास्टर। ये शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकलते ही हैं कि वो वहां से गायब हो जाती है। अगले ही पल वो दर्जनों मीटर दूर दलदल के किनारे पर फिर से प्रकट होती है। नीचे उस धुंधलके में ड्रम जितना चौड़ा और गहरे हरे रंग के स्केल से ढका हुआ एक सर्पेंट अपना विशाल सिर झटके से ऊपर उठाता है। उसकी लाल चीरे जैसी आंखें लिलित पर टिक जाती हैं। उसके जबड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं। एक हाई प्रेशर धार की तरह गहरे हरे जहर की एक बौछार बाहर निकलती है, जो जहां से भी गुजरती है हवा को झुलसा देती है। लिलित किसी भूतिया साए की तरह हिलती है और बिना किसी मेहनत के बड़ी आसानी से एक तरफ हटकर उस हमले से बच जाती है। वो अपना एक पतला हाथ घुमाती है और उसके पीछे के खालीपन से डरावनी बैंगनी रोशनी से कड़कड़ाती हुई कई कांटेदार बेलें आसमान से गिरे किसी जाल की तरह बाहर निकलती हैं और शैडो कोलोसस सर्पेंट के विशाल शरीर के चारों ओर कसकर लिपट जाती हैं। वे कांटे इस सर्पेंट के मांस में गहराई तक धंस जाते हैं। स्किल थॉर्न्स ऑफ एग्नी। इन कांटों से बंधे या छिदे हुए किसी भी जीव को लगातार खून बहने और जहर का असर सहना पड़ता है। सर्पेंट तड़पते हुए एक चीख निकालता है, जोर जोर से हाथ पैर मारता है और छटपटाता है, लेकिन वो जरा सा भी आजाद नहीं हो पाता। लिलित की आकृति सर्पेंट के सिर के ऊपर प्रकट होती है। किसी ने उसे हिलते हुए नहीं देखा। वो साइट ऑफ एब्सोल्यूशन को ऊंचा उठाती है। उसकी आंखें मौत की तरह ठंडी हैं और वो एकदम काला ब्लेड उस ताकत के साथ नीचे आता है जो हर चीज को चीर कर रख दे। सर्पेंट का एक विशाल सिर हवा में उड़ जाता है। वो हवा में 2 बार पलटी खाता है और एक भारी छपाक के साथ दलदल में गिरता है। उसका विशाल बिना सिर वाला शरीर एक पल के लिए तड़पता है, फिर पूरी तरह से शांत हो जाता है। सर्पेंट की लाश से ऊर्जा का एक घना गोला बाहर निकलता है और पूरी तरह से लिलित के अंदर समा जाता है। लिलित से निकलने वाला ऑरा तेजी से चढ़ता है। ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें हर दिशा में फैल रही हैं। टीयर 6। ठीक उसी पल फीडबैक ऊर्जा की एक और भी ज्यादा शुद्ध धारा बॉन्ड के जरिए मेरे शरीर में बहने लगती है। मैं इसे साफ महसूस कर सकता हूं। मेरी मानसिक शक्ति और शारीरिक ताकत एक और लेवल ऊपर जा चुकी है। मैं अपने टर्मिनल पर रेल पॉइंट्स चेक करता हूं। 25,000 पॉइंट्स। लीडर बोर्ड पर पहला स्थान। लेकिन यह कहीं से भी काफी नहीं है। पॉइंट्स तो मेरे लिए बस एक बोनस है। ग्राइंडिंग और लेवल अप करना असल में यही मायने रखता है। और गहराई में मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। लिलित के साथ रेल में और आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। कहीं और रेल के विशाल खुले मैदानों की गहराई में ज़ेन नुकीली चट्टानों के एक झुंड के पीछे दुबका हुआ है। पास ही एक विशाल गुफा को घूरते हुए उसकी आंखें चमक रही हैं। अंदर एक छोटी पहाड़ी के आकार का एक जीव जो गहरे लाल रंग के बालों से ढका है, गहरी नींद में सो रहा है। ब्लड रेज लॉयन। पोटेंशियल रैंक एलीट स्टेज 9, लेवल टीयर 7। और उस शेर के पीछे गुफा के अंदर गहराई में कुछ अजीब से पौधे हल्की लाल रोशनी के साथ चमक रहे हैं, जो गुफा की हवा में झूल रहे हैं। ब्लड ब्लूम्स। पूरे 3। ज़ेन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में लालच भर जाता है। ब्लड ब्लूम्स एक दुर्लभ मटेरियल जो टीयर 9 से नीचे के किसी भी बीस्ट के स्ट्रेंथ स्टेट को बेतहाशा बढ़ा देता है। किसी भी बाजार में इसकी कीमत अनमोल है। फ्रॉस्ट, अंदर जाओ और उन फूलों को उठा लाओ। ज़ेन फुफकारते हुए आदेश देता है। उस एंजल की बर्फीली नीली आंखों में हिचकिचाहट झलकती है। वो उस शेर के अंदर मौजूद खूंखार ताकत को महसूस कर सकती है। अगर वो जाग गया तो अंजाम सोच से भी परे होगा। जाओ अभी। तुम किस बात से डर रही हो? उसे हिचकिचाते देख ज़ेन का चेहरा बेसब्री और क्रूरता से ऐंठ जाता है। तुम एक एपिक रैंक की एंजल हो। तुम एक एलीट रैंक के जानवर से डर रही हो। ये मत भूलना कि तुम्हें उस लूजर से किसने बचाया और एक असली मौका दिया। तुम्हारी मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे हुई?
फ्रॉस्ट के पंख हल्के से कांपते हैं। आखिर में वो हार मान लेती है। वो अपनी सारी पवित्र रोशनी को समेट लेती है और एक सफेद साए की तरह गुफा में खिसक जाती है, एकदम खामोश। जेन बाहर इंतजार करता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। कुछ सेकंड बाद फ्रॉस्ट वापस दिखाई देती है। तीनों ब्लड ब्लूम्स उसके हाथों में हैं। जेन का चेहरा जंगली खुशी से खिल उठता है, लेकिन जैसे ही वो चुपचाप वहां से खिसकने के लिए मुड़ता है, सब कुछ धमाके से फट पड़ता है। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ पूरे मैदान को चीर देती है। ब्लड रेज लॉयन जाग चुका है। उसकी खूंखार आंखें जेन और फ्रॉस्ट पर टिक जाती हैं। उसके अंदर से जानलेवा गुस्सा एक भौतिक लहर की तरह बाहर निकल रहा है। उसका खजाना चोरी हो गया है और वो आग बबूला है। मुझे यहां से बाहर निकालो, भागो। जेन खौफ के मारे पागल हो रहा है। वो फ्रॉस्ट पर बार बार चीखता है। वो तुरंत उसके कंधों को पकड़ लेती है, अपनी पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाती है और वे दोनों सफेद रोशनी की एक किरण की तरह वहां से उड़ जाते हैं। ब्लड रेज लॉयन दहाड़ता है, धूल के बादल उड़ाता है और बिना रुके उनके पीछे दौड़ पड़ता है। और तेज, वो हम तक पहुंच रहा है। जेन अपने पीछे से आती हुई गर्म और खून की बदबू वाली हवा को महसूस करता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पागलों की तरह चीखता है। फ्रॉस्ट पहले ही अपनी पूरी सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो एक भारी बोझ उठा रही है और उसकी रफ्तार पर इसका असर पड़ना तय है, जबकि शेर उनके बीच की दूरी को कम कर रहा है। जेन की आंखों में कुछ बहुत ही क्रूर और बेकाबू सा धधक उठता है। जिंदगी और मौत के ठीक इसी पल में फ्रॉस्ट की ठंडी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। लगभग 1 किलोमीटर आगे इंसानों का एक स्क्वाड है। जेन पलक झपकाता है, फिर उसकी आंखों के पीछे शुद्ध नफरत का एक धमाका होता है। परफेक्ट। फ्रॉस्ट, उस चीज को उधर ही ले चलो। उन्हें हमारे लिए इससे निपटने दो। पूरी ताकत लगाओ। इस पेंगोलिन का काम तमाम करो और हम टॉप 100 में आ सकते हैं। स्क्वाड में एक लड़की जिसने ऊंची पोनीटेल बांधी है और जिसके चेहरे के नक्श एकदम तीखे हैं, शांत अधिकार के साथ लड़ाई का निर्देश दे रही है। वो रेन है, मेरी क्लास प्रेसिडेंट। उसकी टीम एकदम पक्के तालमेल के साथ आगे बढ़ती है, एक टियर 5 जीव को घेर रही है। जीत करीब है। फिर बिना किसी चेतावनी के खून की एक भारी बदबू हवा में भजाती है। ठीक उसके बाद जमीन जोरों से कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? क्या ये भूकंप है? स्क्वाड के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। वे सभी हमला करना रोक देते हैं। रेन के अंदर एक भयानक बेचैनी उमड़ पड़ती है। वो झटके से अपना सिर कंपन की दिशा में घुमाती है और सफेद रोशनी की एक लकीर को खौफनाक रफ्तार से अपनी तरफ आते हुए देखती है। उसके पीछे एक विशाल गहरे लाल रंग का शेर एक बेकाबू और खूंखार ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। भागो! रेन की पुतलियां सिकुड़कर बिंदु जैसी हो जाती हैं। वो चीखती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो सफेद लकीर सीधे उनके सिर के ऊपर से गुजरती है और तुरंत रफ्तार पकड़कर दूर निकल जाती है। ब्लड रेज लायन अपने रास्ते में रुकावट बने उस स्क्वाड पर अपना पूरा गुस्सा उतार देता है। बचाव करो, अभी! रेन हताशा में चीखती है। उसका बीस्ट, एक आइस टाइप टियर 3 ब्लैक आर्मर टॉर्टेज, खुद को आगे की तरफ फेंकता है और एक विशाल बर्फ की ढाल उठा लेता है। लेकिन एक टियर 7 के एलीट जीव के सामने इसका कोई मतलब नहीं है। ब्लड रेज लायन अपना एक पंजा आलस से घुमाता है। बर्फ की वो ठोस ढाल शीशे की तरह चकनाचूर हो जाती है। टॉर्टेज दर्द से चीख उठता है और उसका विशाल शरीर हवा में हो जाता है। उसके खोल पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। रेन दर्द से चिल्ला उठती है। स्क्वाड के बाकी सदस्य अपने बीस्ट्स की स्किल्स को खोल देते हैं, जो हर रंग में चमक रही हैं, लेकिन ब्लड रेज लायन पर उनका कोई असर नहीं होता। ये उसके लिए एक गुदगुदी जैसा भी नहीं है। स्क्वाड का एक सदस्य समय पर बचने में नाकाम रहता है और उसकी चपेट में आ जाता है। वो किसी कटी पतंग की तरह हवा में उड़ जाता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। निराशा पूरे स्क्वाड को निगल लेती है। रेन उस करीब आते शेर को घूरती है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। उसके पैर मुश्किल से उसका वजन उठा पा रहे हैं। क्या बस यही अंत है? जैसे ही वो अपनी आंखें कसकर भींचती है और खुद को मौत के लिए तैयार करती है, एक शांत और जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। लिलिथ, हमला करो। ये शब्द मुश्किल से मुंह से निकलते ही हैं कि हवा से अचानक कई बैंगनी कांटेदार बेलें प्रकट होती हैं और एक पल में ब्लड रेज लायन के चारों पैरों पर कस कर लिपट जाती हैं। शेर एक खूंखार दहाड़ मारता है, पागलों की तरह हाथ पैर मारता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उन कांटों की पकड़ में कोई नामुमकिन सी ताकत है। वो जितनी ताकत से लड़ता है, वे कांटे उतने ही गहराई तक उसके मांस में धंसते जाते हैं।
रेन की आंखें झटके से खुल जाती हैं। न जाने कैसे ठीक उसके बगल में एक लंबी और शांत सी आकृति खड़ी है, और उस आकृति के बगल में एकदम फिटिंग वाला बैंगनी काला गाउन पहने एक औरत, जिसके पीछे तितली के शानदार पंख पूरी तरह से फैले हुए हैं, एक विशाल काली साइट पकड़े हुए उस जाल में फंसे शेर की तरफ बड़ी शांति से चलती है। तुम? रेन उस इंसान को पहचान लेती है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। वो मुश्किल से कुछ सोच पा रही है। वो लड़का जो क्लास में न के बराबर मौजूद रहता था, हमेशा चुप रहने वाला, हमेशा गायब सा रहने वाला, इस वक्त किसी विशाल चट्टान की तरह खड़ा है। और उसका बीस्ट। रेन की अवाक नजरों के सामने लिलित अपनी साइट ऑफ एब्सोल्यूशन को अपने सिर के ऊपर उठाती है, और वो ठंडा ब्लेड मौत का एक ऐसा कट लगाता है जो एकदम साफ है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। उस विशाल शेर का सिर और साथ ही उसका आधा शरीर एक ही बेरहम वार में कटकर खुल जाता है। वो वहीं मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस बीच लिन युआन सिटी के नोविस रेल्म मॉनिटरिंग सेंटर में एक विशाल गोल कमरे के अंदर दर्जनों स्क्रीन रेल्म के हर कोने से लाइव फीड और डेटा दिखा रही हैं। वहां का माहौल दम घोटने वाला और लगभग जम चुका है। कमरे में मौजूद सिटी गार्ड का हर एक स्टाफ मेंबर अपनी जगह पर जड़ हो चुका है। सबकी नजरें बीच वाली स्क्रीन और उस पर चमकते हुए डेटा पर टिकी हैं। लीडर बोर्ड, पहला स्थान लक्स, रेल्म पॉइंट्स 41,350, पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। एस रैंक के लिए सामान्य सीमा 10,000 पॉइंट्स होती है। लक्स नाम के इस छात्र के पास उससे 4 गुना से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। पूरे 10 सेकंड तक एक अजीब सा मुर्दा सन्नाटा छाया रहता है। क्या मैं सपने देख रहा हूं? एक युवा ऑफिसर फटी हुई आवाज में कहता है, और अपनी आदत के मुताबिक अपनी आंखें मलता है। लिन युआन में आखिरी बार किसी एस रैंक पोटेंशियल वाले नए खिलाड़ी को निकले कितने साल हो गए हैं? अगले ही सेकंड कमरे का सन्नाटा धमाके से टूट जाता है। ये सच में एस रैंक है? उसकी फाइल निकालो। कौन है ये लड़का? उसका बीस्ट क्या है? मिल गई। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसका शुरुआती बीस्ट एक होली एंजल था, लेकिन बॉन्ड फेल हो गया था। क्या? एक फेल बॉन्ड? कोई फेल बॉन्ड वाला इंसान रेल में घुस भी कैसे सकता है? पहला स्थान पाना तो दूर की बात है। रुको, एक और रिकॉर्ड है। उसने एपेक्स गिल्ड से एक खारिज की गई सक्यूबस खरीदी थी। मॉनिटरिंग रूम में जैसे हंगामा मच जाता है। हर किसी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। एक बच्चा जिसका बॉन्ड फेल हो गया था, जो सिर्फ एक खारिज किया गया बीस्ट ही खरीद सकता था, वो न जाने कैसे नोविस रेल्म के अंदर तबाही मचा रहा है। डायरेक्टर मिंग मेन कंट्रोल स्टेशन पर बैठे हैं। उनका चेहरा, जो हमेशा शांत रहता है और जिसे पढ़ना नामुमकिन होता है, इस वक्त पूरी तरह से सदमे में डूबा हुआ है। उनकी नजरें स्क्रीन से नहीं हट रही हैं, जहां लक्स और लिलित का शैडो, कोलोसस सरपेंट और ब्लड रेज लायन को काटने का फुटेज बार बार चल रहा है। कोई दिखावटी पैंतरे नहीं, बस एकदम पूरी तरह से एक तरफा दबदबा। वो बीस्ट जिसे उन्होंने खारिज कह दिया था, उसका हर वार एकदम सटीक, जानलेवा, शालीन और एक ही साथ बेहद बेरहम है। राक्षस। डायरेक्टर मिंग अपने दांतों के बीच से ये शब्द निकालते हैं। वो झटके से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा भारी उत्साह से लाल हो चुका है। वो तुरंत मेयर ब्लेज को इसकी खबर देने जा रहे हैं। वो अपने डिप्टी की तरफ मुड़ते हैं और चिल्लाते हैं। डिप्टी मुश्किल से ही जवाब दे पाता है कि डायरेक्टर मिंग उसे हाथ से इशारा करके रोक देते हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक धधक रही है जैसी पहले कभी नहीं थी। मैं खुद रेम के दरवाजे पर जाऊंगा। बाहर मैदान में रेन अवाक खड़ी है। धरती फाड़ देने वाला वो अकेला वार अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। वो शेर जो उसके पूरे स्क्वाड को मौत के कगार पर ले गया था, वो बस खत्म हो चुका है। उसने अभी अभी जो भी देखा, उसने वो सब कुछ तोड़ कर रख दिया है जो वो सोचती थी कि उसे पता है। वो धीरे से अपनी अकड़ी हुई गर्दन को अपने सामने खड़ी उस हस्ती, उस पीठ की तरफ घुमाती है। ये सब सच कैसे हो सकता है? ह्यूमन वॉइड बीस्ट्स, जिनके बारे में आप सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, उन्हें पाना इतना आसान और वे इतने खौफनाक रूप से ताकतवर कब से हो गए? उसके आसपास खड़े स्क्वाड के सदस्य ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थर के बन गए हों। हर चेहरे पर अविश्वास छपा हुआ है। पूरे नजारे में सिर्फ हवा चलने की आवाज आ रही है। तुम ऐसे ख्यालों में क्यों खोई हो? मेरी आवाज, जिसमें थोड़ा सा मजाक घुला है, उस सन्नाटे को तोड़ती है। रेन होश में आती है, आखिरकार उस सदमे से बाहर निकलती है और उसके गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। घबराहट में वो किसी तरह कहती है, शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता भरी है। शुक्रिया लक्स, तुमने सच में हमारी जान बचा ली। तुम एक लेजेंड हो।
स्क्वाड के बाकी सदस्य भी एक साथ होश में आ जाते हैं। हर कोई अपना शुक्रिया अदा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर से बोल रहा है। मैं हाथ हिलाकर इस बात को टाल देता हूं। मेरे लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता। मेरी नजरें रेन पर टिक जाती हैं। तुमने इतनी बड़ी मुसीबत को अपने पीछे कैसे लगा लिया? इस सवाल पर रेन के चेहरे के भाव भड़क उठते हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं है, वो कहती है। उसकी आवाज गुस्से से कसी हुई है। हम एक पेंगोलिन को मारने के बीच में थे और तभी वो शेर न जाने कहां से हम पर टूट पड़ा। मैंने आसमान में एक आकृति को जानबूझकर उस शेर को हमारी तरफ धकेलते हुए देखा था। एक बार जब हम उसमें उलझ गए तो वो इंसान बस वहां से भाग निकला। कितना घटिया था वो। एक एंजल जैसा दिख रहा था। उसके बगल में खड़ा स्क्वाड का एक सदस्य अपनी बात जोड़ता है। रेन के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसे जैसे कुछ एहसास होता है। वो मुझे ध्यान से देखती है। स्कूल में हर कोई जानता है कि ज़ेन का बीस्ट वही होली एंजल है जो तुमसे लिया गया था। मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते, लेकिन जो कोई भी मुझे अच्छी तरह से जानता है वो मेरी आंखों से गुजरने वाली उस ठंडी चमक को पकड़ सकता है। ज़ेन ने खुद को बचाने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और सीधे अपने मासूम सहपाठियों की तरफ खतरा मोड़ दिया। ये नीचता की हर हद से नीचे है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाता। इसके बजाय मैं घायलों की देखभाल कर रहे स्क्वाड के सदस्यों पर एक नजर डालता हूं। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ये डीप जोन है। सबसे पहले वापस बाहरी इलाके में लौट जाओ। रेन सिर हिलाती है। वो जानती है उनकी मौजूदा हालत में डीप जोन में रुकना मौत को दावत देने जैसा है। हम अभी चलते हैं। वो मेरी तरफ देखती है। तुम दोनों का क्या? मैं मुस्कुराता हूं। मैं अपने टर्मिनल पर चल रहे काउंटडाउन पर नजर डालता हूं। अभी काफी समय बचा है। हम थोड़ा और अंदर जाने वाले हैं। रेन का मुंह थोड़ा सा खुलता है। वो जैसे कुछ कहना चाहती है। तो फिर अपना ख्याल रखना। मैं सिर हिलाता हूं और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बिना एक बार रुके मैं लिलित के साथ रेल्म के सबसे गहरे हिस्सों की तरफ बढ़ जाता हूं। आज का रेल्म बंद होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। हम अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर सकते। रेन तब तक देखती रहती है जब तक कि उस आकृति का आखिरी निशान भी नजरों से ओझल नहीं हो जाता। उसके बाद ही वो अपनी नजरें हटाती है। उसके सीने में कुछ ऐसा उमड़ता है जो बहुत उलझा हुआ है और जिसका कोई नाम नहीं है। वो लड़का जो कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, वो कब इतना बड़ा हो गया कि अब उसे सिर उठाकर देखना पड़ रहा है। लिन युआन सिटी हॉल में सबसे ऊपर मेयर के ऑफिस में माहौल भारी है। मेयर ब्लेज खिड़की के पास खड़े हैं। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हैं और वो पूर्वी जिले की तरफ देख रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं? उनकी आवाज धीमी है, जिसमें एक खामोश सी थकान है। उनके पीछे सिटी गार्ड कमिश्नर थॉर्न गंभीरता से अपना सिर हिलाते हैं। मेयर साहब, कल रात उस ऊर्जा लहर के उठने के बाद हमने तुरंत पूरे पूर्वी जिले की छानबीन की। कोई नया डायमेंशनल रिफ्ट नहीं मिला। किसी भी हाई रैंकिंग योद्धा के इस इलाके में आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कमिश्नर थॉर्न की आवाज में भी उलझन भरी है। वो ऊर्जा विशाल और गहरी थी, लेकिन वो एक ही पल में गायब हो गई, लगभग किसी भ्रम की तरह। लेकिन एक हेवन रैंक के योद्धा के तौर पर मेयर ब्लेज ने उसे गलत महसूस नहीं किया होगा। वो कुछ नहीं कहते। उनकी पैनी आंखों में खामोश सोच की एक चमक कौंधती है। अनजान चीजें हमेशा सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली होती हैं। वो वापस मुड़ते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसे अभी के लिए छोड़ दो। अलर्ट जारी रखो। रेल्म कैसा चल रहा है? क्या इस साल कोई होनहार टैलेंट सामने आ रहा है? इस बात का जिक्र होने पर कमिश्नर थॉर्न थोड़े शांत होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा की एक झलक है। अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन सॉन्ग परिवार के लड़के ज़ेन सॉन्ग का रहा है, बस 6000 पॉइंट से थोड़ा ऊपर। बीस्ट एक एपिक रैंक की होली एंजल है। उसकी पोटेंशियल रेटिंग ए रैंक तक पहुंच चुकी है। ए रैंक। किसी भी और साल में इसे सबसे बेहतरीन माना जाता, लेकिन मेयर ब्लेज बस एक ना के बराबर सुनाई देने वाली आह भरते हैं। लिन युआन में काफी लंबे समय से कोई असली जीनियस सामने नहीं आया है। 3 साल पहले आखिरकार हमें एक एस रैंक पोटेंशियल वाला छात्र मिला था और कैपिटल यूनिवर्सिटी ने उसे किसी इनाम की तरह झपट लिया था। वो यहां उनके समय की कुछ सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक थी, और उसके बाद कुछ नहीं। किसी भी शहर का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। बिना किसी नए टॉप टियर टैलेंट के लिन युआन आसपास के शहरों के साथ मुकाबले में और भी पिछड़ता चला जाएगा। जैसे ही ऑफिस वापस उस भारी सन्नाटे में डूबता है, दरवाजा झटके से खुलता है और एक इंसान लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। ये नोविस रेल मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर मिंग हैं, जो बुरी तरह हाँफ रहे हैं। उनके चेहरे पर सदमे, अविश्वास और मुश्किल से रोकी गई खुशी का एक अजीब सा मिला जुला भाव है।
उन्हें देखकर कमिश्नर थॉर्न की त्योरियां चढ़ जाती हैं। तुम्हें क्या हुआ? मेयर ब्लेज हमेशा शांत रहने वाले इस इंसान की तरफ देखते हैं। सांस लो, मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है। डायरेक्टर मिंग जोर से थूक घूंटते हैं, अपने जोरों से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हैं। मेयर साहब, हमें एक और एस रैंक पोटेंशियल मिल गया है। ये शब्द कमरे में किसी बिजली की तरह गिरते हैं। कमिश्नर थॉर्न के चेहरे के भाव जम जाते हैं। मेयर ब्लेज, जो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुके हुए थे, झटके से सीधे हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने गलत नहीं पढ़ा? डायरेक्टर मिंग जोर से सिर हिलाते हैं। वो अपने ओमनी टर्मिनल पर डेटा स्क्रीन खोलते हैं। उनके हाथ उत्साह से कांप रहे हैं और वो इसे उन दोनों के सामने कर देते हैं। पूरी तरह से यकीन है, मैंने खुद देखा है। लक्स नाम का वो छात्र, उसके रेल्म पॉइंट्स पहले ही 40,000 पार कर चुके हैं। पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। जैसे ही मैंने डेटा देखा, मैं सीधा यहां खबर देने भाग आया। मेयर ब्लेज डेटा स्क्रीन को घूरते रहते हैं। उनकी सांसें पूरी तरह से रुक जाती हैं। 40,000 पॉइंट्स, जो सीमा से कई गुना ज्यादा हैं। एक सन्न कर देने वाले सन्नाटे के बाद मेयर ब्लेज अपनी हथेली जोर से मेज पर मारते हैं और झटके से खड़े हो जाते हैं। उनके संयम का हर एक कतरा गायब हो जाता है और उसकी जगह एक कच्ची बेकाबू खुशी ले लेती है। हाँ हाँ हाँ, ये सीधे आसमान से गिरा एक तोहफा है। एक एस रैंक जीनियस लिन युआन शहर के लिए किसी भी ए रैंक से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लिन युआन शहर के भविष्य की उम्मीद है। उनके बगल में कमिश्नर थॉर्न अपने सदमे से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है। बधाई हो मेयर साहब, ये आपकी ही मजबूत लीडरशिप है जिसकी वजह से हमारा शहर एक के बाद एक ऐसे टैलेंट पैदा कर पा रहा है। मेयर ब्लेज हाथ हिलाकर उन्हें चुप करा देते हैं। अभी उनके पास चापलूसी सुनने का बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। निगरानी केंद्र चलो। उनकी आंखों में एक खूंखार सी चमक धधक रही है। मैं खुद देखना चाहता हूं कि ये लक्स असल में किस तरह का जीनियस है। ठीक उसी वक्त लिलिथ और मैं एक अंधेरी खाई के अंदर बहुत गहराई में हैं। मेरे आगे उस धुंधली खाई में 20 से ज्यादा हल्के हरे रंग की आंखें चमक उठती हैं। स्पाइन बैक वुल्फ्स का एक झुंड, जिनमें से हर एक का आकार किसी पूरे बड़े हो चुके सांड जितना है। उनकी पीठ पर ब्लेड की तरह नुकीले हड्डियों के कांटे निकले हुए हैं, खूंखार और डरावने। उनकी ताकत स्टार लेवल 3 से लेकर 5 तक है और उस झुंड के बिल्कुल आगे खड़ा है उन सब में सबसे बड़ा, आकार में बाकियों से लगभग 2 गुना, स्पाइन बैक वुल्फ किंग। उसकी ठंडी बेरहम आंखें मुझ पर और लिलिथ पर टिक जाती हैं। मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 7। ये एक बहुत ही सोच समझकर बिछाया गया जाल है। लिलिथ की सांसें अब पहले जैसी स्थिर नहीं हैं। उसकी गोरी कनपटियों पर पसीने की बारीक बूंदें छलक आई हैं। लगातार कई घंटों की इस भयंकर लड़ाई ने उसे काफी थका दिया है। फिर भी उसकी एब्सोल्यूशन साइट को थामे हुए हाथ में जरा सी भी कंपन नहीं है। वो एकदम स्थिर है। मास्टर, सावधान रहिएगा, लिलिथ कहती है। उसकी आवाज भारी है। ये बीस्ट्स अब तक हमारे सामने आए किसी भी जीव से कहीं ज्यादा चालाक हैं। हमने एक स्टार लेवल 5 के स्पाइन बैक वुल्फ का पीछा किया जिसने जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाई थी, और वो हमें सीधा इस खाई में खींच लाया। किसने सोचा होगा कि ऐसे जीव जो सिर्फ अपनी वृत्ति पर चलते हुए लगते हैं, वो असल में अपने ही साथी को चारे की तरह इस्तेमाल करना जानते होंगे ताकि शिकार को एक बिछाए हुए जाल में फंसा सकें। फिर भी मेरे चेहरे पर तनाव या डर का एक भी निशान नहीं है। मैं शांत नजरों से हमें घेरे हुए भेड़ियों का जायजा लेता हूं और मेरे होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। बढ़िया है, इन्हें एक एक करके ढूंढने और मारने की मेरी मेहनत बच गई। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, लिलिथ पूरी तरह से समझ जाती है। वो मेरी तरफ जो नजर डालती है उसमें पूरा भरोसा और धधकती हुई लड़ने की भावना भरी है। पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक, गहरी और काली एक उमड़ती हुई और हिंसक डार्क एनर्जी लिलिथ के अंदर से फूट पड़ती है, जो किसी धमाके की ताकत के साथ बाहर की तरफ फैलती है। स्किल एक्टिवेटेड ब्लड ऑफ 7 सिंस। नरक की सबसे गहरी ताकतों से जन्मा 7 महापापों का ब्लड लाइन। जो भी इस खून को धारण करता है उसमें 7 डीमन किंग्स में से एक बनने की क्षमता होती है। इसके एक्टिव रहने पर सभी स्टेट्स 200% बढ़ जाते हैं। इसे किसी भी समय डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसकी एक ही कमजोरी है कि इसे बंद करने के बाद कुछ समय के लिए कमजोरी आती है, जिसमें सभी स्टेट्स 20% गिर जाते हैं। लेकिन इस स्किल की बेतहाशा ताकत के सामने यह कीमत ना के बराबर है। स्किल के एक्टिव होते ही लिलिथ का ऑरा तेजी से बढ़ने लगता है। उसके घने काले बाल बिना किसी हवा के उड़ने लगते हैं।
उसके बैंगनी काले तितली के पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं, जो मदहोश कर देने वाले और बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। उसकी वे रूह में उतर जाने वाली आंखें अब और भी गहरी हो चुकी हैं, जिनमें तबाही नाम की आग धधक रही है। हमारे सामने स्पाइनबैक वुल्फ किंग को लगा था कि उसके सामने मौजूद ये दोनों शिकार पहले ही अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस अचानक हुए बदलाव ने उसे शक और बेचैनी से भर दिया है। फिर भी इस इलाके के इकलौते राजा के तौर पर उसकी खूंखार फितरत जल्द ही उस हिचकिचाहट को कुचल देती है। वुल्फ किंग एक ऐसी दहाड़ मारता है जो पूरी खाई को हिलाकर रख देती है। यह हमले का इशारा है। एक ही पल में 20 से ज्यादा स्पाइनबैक वुल्व्स एक साथ आगे बढ़ते हैं, खाई के बीचों बीच खड़े हम दोनों की तरफ हर दिशा से हमला करते हुए। लिलिथ हिलती है। उसकी आकृति बस एक धुंधली सी परछाई छोड़ती है और एक ही पल में गायब हो जाती है। एक काली और ठंडी रोशनी की चमक कौंधती है, और जो स्पाइनबैक वुल्फ सबसे पहले उस तक पहुंचता है वो हवा में छलांग लगाते हुए ही जम जाता है। उसका विशाल सिर हवा में उड़ जाता है। इससे पहले कि वो बिना सिर वाला शरीर जमीन पर गिर पाता, लिलिथ पहले ही दूसरे भेड़िए के बगल में पहुंच चुकी है और एब्सोल्यूशन साइथ एक शानदार और जानलेवा कट लगाती है। एक और सिर कटकर दूर जा गिरता है। इसी पल लिलिथ सीधे नरक से निकलकर आई कोई ग्रिम रीपर लग रही है। उसकी हर एक हरकत, उसकी साइथ का हर एक वार एकदम सटीक और बेरहम तरीके से एक जान ले रहा है। उस झुंड का खौफनाक घेरा उसके सामने गीले कागज की तरह टूट कर बिखर जाता है। कुछ ही सांसों के भीतर जमीन पर पहले ही 7 या 8 स्पाइनबैक वुल्फ्स की लाशें बिछ चुकी हैं। वुल्फ किंग की ठंडी बेरहम आंखें लिलिथ पर ही टिकी हुई हैं। उसने मान लिया था कि उसका शिकार पहले ही थक चुका है, लेकिन ऊर्जा के उस अचानक हुए धमाके ने, जो इतना गहरा था कि उसकी रूह तक कांप उठी, उस हर चीज को चकनाचूर कर दिया जो वो सोचता था कि उसे पता है। वुल्फ किंग के गले से एक धीमी सी कराह निकलती है। उसका विशाल शरीर अपने आप ही आधा कदम पीछे हट जाता है। डर, एक ऐसा एहसास जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था, पहली बार उसके सीने में फैलने लगता है। लेकिन इस इलाके के बेताज बादशाह के तौर पर उसकी गहरी बैठी हुई खूंखार फितरत जल्द ही हिचकिचाहट के उस पल को कुचल देती है। वुल्फ किंग अपना सिर पीछे करता है और एक ऐसी दहाड़ मारता है जो पूरी खाई को चीर कर रख देती है। पागलपन का एक आखिरी दांव। एक ही पल में बचे हुए लगभग दर्जन भर स्पाइनबैक वुल्व्स भी वुल्फ किंग के साथ मौत के उस धावे में आगे बढ़ जाते हैं। लिलिथ हिलती है और वो ग्रिम रीपर एक बार फिर उस झुंड के बीच मौत का नाच करने लगती है। लिलिथ के उस झुंड के आखिरी भेड़िए को भी काट गिराने के बाद वुल्फ किंग की हड्डियों के कांटे एक साथ बाहर की तरफ तन जाते हैं। वो एक ऐसा खतरा महसूस करता है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वो अपने जबड़े पूरे खोलता है और एक फीकी सी बोन एनर्जी की किरण उसके मुंह के अंदर इकट्ठी होने लगती है और फिर हवा को चीरती हुई एक चीख के साथ लिलिथ की तरफ छूटती है। ये उसका सबसे शक्तिशाली हमला है, लेकिन लिलिथ की आकृति मुश्किल से ही हिलती है और वो आसानी से एक तरफ हट जाती है। अगले ही पल वो सीधे वुल्फ किंग के सामने प्रकट होती है। उसकी विशाल परछाई लिलिथ के छरहरे शरीर को पूरी तरह से निगल लेती है। वो अपना एक विशाल रेजर जैसा तेज पंजा उठाता है और उसे नीचे मारता है। लिलिथ उससे बचती नहीं है, वो पीछे भी नहीं हटती। वो बस धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है, तबाही की आग से धधकती अपनी आंखों से उसे खामोशी से घूरती है। वो विशाल काली साइथ ऊपर की तरफ ऐसे वार करती है जैसे वो खुद किस्मत को ही काट देने वाली हो। कोई गगनभेदी धमाका नहीं होता, टकराती हुई ऊर्जा की कोई अंधी कर देने वाली चमक भी नहीं। वुल्फ किंग का ताकतवर पंजा हवा में ही जम जाता है। गहरे लाल रंग की एक बहुत बारीक सी लकीर उसकी भौहों के बीच से लेकर उसकी पूंछ के आखिरी सिरे तक खिंच जाती है। अगले ही सेकंड वुल्फ किंग का विशाल शरीर हड्डियों और बाकी सब चीजों समेत एकदम साफ साफ 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। कटी हुई लाश से शुद्ध ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ता है और पूरी तरह से लिलिथ के अंदर समा जाता है। उसका ऑरा एक बार फिर पागलों की तरह बढ़ने लगता है। मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 7। ताकत की एक उमड़ती हुई लहर उसके अंदर से बाहर निकलती है, जो एक खौफनाक जोर के साथ हर दिशा में फैल जाती है। ठीक उसी समय फीडबैक ऊर्जा की एक भारी और उमड़ती हुई लहर मेरे शरीर के हर हिस्से में भर जाती है। मेरी मानसिक शक्ति फिर से तेजी से बढ़ती है। मैं लिलिथ का स्टेट पैनल खोलता हूं। लिलिथ, नाइट विच, रैंक मॉर्टल, स्टार लेवल 7, स्ट्रेंथ 151, एजिलिटी 165,
कॉन्स्टिट्यूशन 155। चारों कैटेगरीज में 3 अंकों वाले इन खौफनाक स्टेट्स को देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। ये लेजेंडरी ग्रेट टैलेंट का खौफ। एक साधारण एलीट ग्रेड बाउंड बीस्ट स्टार लेवल 7 पर अपने सबसे अच्छे स्टेट में लगभग 50 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। लिलित उससे 3 गुना ज्यादा है। मेरी नजरें आखिरी हिस्से पर जाती हैं। रिकमेंडेड ग्रोथ मटेरियल्स, इटर्नल नाइट पर्ल, हेल स्प्रिंग वाटर, नाइटमेयर क्रिस्टल। इनमें से हर एक असाधारण रूप से दुर्लभ है। अगर मैं इन सबको हासिल कर लूं तो मैं तेजी से लिलित का ग्रेड बढ़ाकर लेजेंडरी टियर 2 कर सकता हूं। और अगर मैं वहां से उसे कदम दर कदम आगे बढ़ाता रहूं सीधे मिथिक ग्रेड तक, तो वो कितना खौफनाक नजारा होगा। मैं अपने सीने में उठ रहे उत्साह को दबाता हूं और तुरंत अपना ओमनी टर्मिनल खोलता हूं। मैं नेटवर्क से कनेक्ट करता हूं और लिनुअन सिटी के हर बड़े ट्रेड गिल्ड के मटेरियल कैटलॉग को खोजना शुरू करता हूं। मैं पैनल पर लिस्टेड हर एक मटेरियल को सर्च करता हूं। हर एक नॉट फाउंड। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हैं। कम से कम लिनुअन जैसे मिड साइज शहर में तो इन्हें ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। निराशा की एक लहर मुझ पर छा जाती है, लेकिन मैं जल्दी ही खुद को संभाल लेता हूं। उन सब के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है बीस्ट मास्टर एंट्रेंस एग्जाम पास करना और एक टॉप टियर बीस्ट मास्टर एकेडमी में एडमिशन लेना। केवल एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ही मैं एक बड़ी दुनिया तक पहुंच सकता हूं, और तभी मेरे पास इन जैसे मटेरियल्स को हासिल करने का कोई मौका होगा। काउंटडाउन अब 10 मिनट से भी कम का समय दिखा रहा है। लिलित, चलने का वक्त हो गया है, मैं धीरे से पुकारता हूं। लिलित के चारों तरफ मौजूद बैंगनी काली ऊर्जा धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, क्योंकि वो ब्लड ऑफ 7 सिंस को डीएक्टिवेट कर देती है। तुरंत ही उसे भारी कमजोरी का एक झटका लगता है। उसका शरीर बिना सोचे ही मेरी तरफ झुक जाता है और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बांह उसके चारों तरफ लपेट लेता हूं। मैं लिलित के साथ खाई के निकास की तरफ मुड़ता हूं। दुनिया के घूमने का एक जाना पहचाना एहसास होता है और फिर मेरे पैरों के नीचे ठोस जमीन वापस आ जाती है। रेल्म की ठंडी खामोशी की जगह अचानक अंधा कर देने वाली धूप और शहर के शोर ने ले ली है। हम वापस आ गए हैं। सेंट्रल प्लाजा, लिनुअन सिटी। प्लाजा पहले से ही नए जागे हुए बीस्ट मास्टर्स से भरा हुआ है, जो समूहों में इकट्ठा होकर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें अंदर क्या मिला। जिस पल लिलित और मैं वहां प्रकट होते हैं, प्लाजा की हर एक आंख बिना सोचे समझे हमारी तरफ खिंच जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लिलित की खूबसूरती और मौजूदगी शब्दों में बयां किए जाने से कहीं परे है। वो चुपचाप मेरी बांह पर टिकी है। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक भयंकर लड़ाई से बचकर निकले इंसान की वो सुस्त और थकी हुई राहत है, जो उसकी सांसें थाम देने वाली कशिश को और भी बढ़ा रही है। तभी यूनिफॉर्म पहने एक सिटी गार्ड ऑफिसर तेजी से हमारे पास आता है। वो सावधान की मुद्रा में आता है और सैल्यूट करता है। माफ कीजिएगा, क्या आप लक्स हैं? मैं धीरे से सिर हिलाता हूं। ऑफिसर के चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। लक्स, बधाई हो। इस साल के बिगनर रेल में आपने एस रैंक पोटेंशियल रेटिंग हासिल की है। लिनुअन सिटी के मेयर ब्लेज आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। एस रैंक मेयर। इन दोनों बातों ने एक साथ उन सभी लोगों में एक साफ दिखने वाला झटका भेजा जो छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ लिखा हुआ था। एक पल के लिए मैं हैरान रह जाता हूं, लेकिन मैं जल्दी ही समझ जाता हूं। लगता है रेल्म के अंदर मैंने जो तहलका मचाया है वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। मैं शांति से सिर हिलाता हूं। चलिए, रास्ता दिखाइए। लिलित को अपने साथ लिए मैं उस ऑफिसर के पीछे पीछे प्लाजा के किनारे बनी इमारत की तरफ चल पड़ता हूं। ये इमारत सिटी गार्ड ब्यूरो की है। इसका स्लेटी सफेद बाहरी हिस्सा एक शांत और औपचारिक सा रुतबा लिए हुए है। ऑफिसर मुझे दूसरी मंजिल पर बने एक कॉन्फ्रेंस रूम तक ले जाता है। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रखता हूं। कमरे में बहुत सादा सा सामान है। एक लंबी आयताकार कॉन्फ्रेंस टेबल, कुछ कुर्सियां और कुछ नहीं। फिर भी टेबल के सिरे पर बैठे हुए 2 लोग पूरे कमरे को एक बहुत ही भारी और दबदबे वाला माहौल दे रहे हैं। उनमें से एक को मैं शहर की खबरों से पहचानता हूं। लिन युआन, शहर की सबसे बड़ी हस्ती, मेयर ब्लेज।
दूसरा इंसान गहरे नीले रंग की सिटी गार्ड ब्यूरो की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी है, जिसके कंधों पर सितारे चमक रहे हैं और उसकी आंखें किसी ब्लेड की तरह पैनी हैं। सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉन। जिस पल लिलित और मैं दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, उन दोनों की नजरें झटके से हमारी तरफ मुड़ जाती हैं। लिलित को देखकर मेयर और कमिश्नर जैसी ये दो ताकतवर हस्तियां भी अपनी आंखों में आई हैरानी की चमक को छिपा नहीं पाती, लेकिन वे जल्दी ही अपना संयम वापस पा लेते हैं और उनका पूरा ध्यान वापस मुझ पर टिक जाता है, जो पूरी तरह से जांच परख और उत्सुकता से भरा है। बैठ जाओ, मेयर ब्लेज सबसे पहले कहते हैं। उनकी आवाज शांत और सहज है, जिसमें लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले इंसान का एक स्वाभाविक अधिकार झलक रहा है। मैं कोई औपचारिकता नहीं दिखाता। मैं एक कुर्सी खींचता हूं और बैठ जाता हूं। लिलित खामोशी से मेरे पीछे खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे के भाव ऐसे हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। मैं लिन युआन शहर का मेयर ब्लेज हूं और ये लिन युआन सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉन हैं। कमिश्नर थॉन मुझे अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाते हैं। लक्स, सच में एक युवा हीरो। मेयर ब्लेज की नजरें मेरे और लिलित के बीच घूमती हैं। लिन युआन शहर ने कई सालों से तुम जैसा टैलेंट नहीं देखा है। उनकी आवाज में बिना किसी दिखावे की साफ तारीफ झलक रही है। मेयर साहब, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। मैं एक हल्की सी हंसी के साथ अपनी नाक के पिछले हिस्से को रगड़ता हूं। मेयर ब्लेज की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। ना कोई घमंड, ना कोई जल्दबाजी, एकदम सधा हुआ और शांत। इस नौजवान के लिए उनकी राय एक पायदान और ऊपर उठ जाती है। मुझे याद है कि 3 साल पहले लिन युआन शहर ने भी एक एस रैंक जीनियस दिया था, जिसका नाम रेन था। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मेरी बात सुनकर मेयर ब्लेज अपना चाय का कप नीचे रखते हैं और जोर से हंस पड़ते हैं। एक ही परिवार से दो बेमिसाल टैलेंट, भाई और बहन, दोनों ही महानता के लिए पैदा हुए हैं। तुम दोनों सच में लिन युआन शहर के लिए एक गौरव हो। कमिश्नर थॉन मुस्कुराते हैं और उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे साफ साफ याद है, रेन का सबसे पहला बाउंड बीस्ट एक एपिक ग्रेड की 9 टेल फॉक्स थी। उस साल के एंट्रेंस एग्जाम में उसने लिन युआन शहर के अपने हर एक साथी को बुरी तरह पछाड़ दिया था। और अब 3 साल बाद तुम यहां हो। एक दूसरे की तारीफों के इस दौर के बाद मेयर ब्लेज बातचीत को वापस मुद्दे पर ले आते हैं। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। लक्स, आज हमने तुम्हें यहां जिस वजह से बुलाया है, वो बस एक ही है। तुम्हारे स्कोर ने पिछले 10 सालों का लिन युआन शहर का बिगनर रेल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नियमों के अनुसार शहर तुम्हें इनाम देगा, और वो भी बहुत शानदार। इनाम शब्द सुनते ही मेरा चेहरा खिल उठता है। मेयर ब्लेज मेरी इस हरकत को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। तो ये लड़का हर चीज से पूरी तरह बेपरवाह नहीं है। इनाम है 10 मिलियन अलायंस क्रेडिट्स, जो सीधे तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। मेयर ब्लेज इस चौंका देने वाली रकम का ऐलान करते हैं। 10 मिलियन किसी भी आम परिवार को तुरंत एक पूरी तरह से अलग क्लास में पहुंचाने के लिए काफी है। फिर भी मैं ना के बराबर कोई प्रतिक्रिया देता हूं। बस मेरी त्योरियां हल्की सी सिकुड़ती हैं। फिर मैं बोलता हूं, मेयर साहब, क्या इस इनाम के बदले मुझे इसी कीमत के मटेरियल्स मिल सकते हैं? मेयर ब्लेज अपनी भौएं उठाते हैं। उनकी आंखों में तारीफ की एक चमक कौंधती है। तुम्हें कौन से मटेरियल्स चाहिए? मेरा दिल उछल पड़ता है। मैं तुरंत लिलित के पैनल पर लिखे उन तीनों मटेरियल्स के नाम बता देता हूं। ये सुनते ही मेयर ब्लेज के चेहरे के भाव हैरानी और किसी ऐसी चीज का अजीब सा मिश्रण बन जाते हैं जिसे नाम देना मुश्किल है। कॉन्फ्रेंस रूम में एक सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे के साथ मेरा सीना भी कसने लगता है। लक्स, क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि वे तीनों मटेरियल्स असल में क्या मायने रखते हैं? मेयर ब्लेज की आवाज धीमी हो जाती है। उनमें से हर एक मटेरियल एक स्ट्रेटेजिक ग्रेड का रिसोर्स है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे बेहतरीन एलीट पाउंड बीस्ट को विकसित करने के लिए किया जाता है। सिर्फ यहां लिन युआन शहर में ही नहीं, बल्कि पूरे यान हुआंग फेडरेशन में उन्हें बेहद दुर्लभ और अनमोल माना जाता है। वे खुले बाजार में तो लगभग कभी नजर ही नहीं आते। ये आधी बात सुनते सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता है। मेयर ब्लेज मेरे चेहरे पर साफ तौर पर फैलती हुई निराशा को देखते हैं। फिर बिना किसी चेतावनी के उनका लहजा बदल जाता है। हालांकि तुमने जिस हेलस्प्रिंग वाटर का जिक्र किया, हमारे शहर के खजाने में संयोग से वो थोड़ा बहुत मौजूद है। कुछ साल पहले लिन युआन शहर के बाहरी पूर्वी इलाके में एक छोटा सा स्पेशल रिफ्ट दिखाई दिया था। शहर ने एक एक्सप्लोरेशन टीम बनाई थी
और वे अपने साथ हेलस्प्रिंग वाटर का कुछ हिस्सा लेकर लौटे थे। सीधे नरक से निकाला गया ये पानी डीमन टाइप और अनडेड टाइप के बाउंड बीस्ट को कल्टीवेट करने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल्स में से एक है, और ठीक इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बाजार के हिसाब से इसकी हर एक यूनिट की कीमत 20 मिलियन अलायंस क्रेडिट से भी ज्यादा आंकी जाती है। मेयर ब्लेज रुकते हैं और सीधे मेरी तरफ देखते हैं। तुम्हारा 10 मिलियन का इनाम इसकी एक यूनिट के लिए भी काफी नहीं होगा। मेरा दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह गोते खाता है। एक पल आसमान में उड़ता है तो दूसरे ही पल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लेकिन मेयर ब्लेज के अगले शब्द अचानक से उम्मीद की एक झलक देते हैं। फिर भी तुम्हारे पास इसे बिल्कुल मुफ्त हासिल करने का एक तरीका है। मेरा दिल मेरी पसलियों से जोर से टकराता है। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मेरे मुंह से शब्द फूट पड़ते हैं। कैसा मौका! आखिरकार मेयर ब्लेज के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। किसी ऐसे इंसान की मुस्कान जिसकी योजना अभी अभी बिल्कुल सही निशाने पर लगी हो। पिछले साल लिन युआन शहर के दक्षिण पश्चिम में मौजूद ब्लैकस्टोन रेंज में एक बिल्कुल नया डंजन सामने आया था। मेरा दिमाग तुरंत डंजन्स के बारे में मुझे जो कुछ भी पता है उसे खंगालने लगता है। रेल्म्स ऐसे रिसोर्स से भरे इलाके होते हैं जिन्हें बार बार एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक डंजन वो होता है जो रेल्म बनने से पहले की स्टेज होती है। इसमें एक ताकतवर फाइनल बॉस होता है, और जो टीम उस बॉस को सबसे पहले हराती है सिर्फ वही सबसे बड़े कंप्लीशन रिवॉर्ड्स पर कब्जा करती है। एक बार बॉस के मारे जाने के बाद वो डंजन धीरे धीरे भविष्य के एक्सप्लोरर्स के लिए एक रेल्म में बदल जाता है। क्या क्या इस खास डंजियन के बारे में कुछ विशेष बात है? मैंने तुरंत जोर देकर पूछा। मेयर ब्लेज धीरे से अपना सिर हिलाते हैं और उनके चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो जाते हैं। इस डंजियन में रैंक की पाबंदी है। सिर्फ मॉर्टल रैंक के डोमेन मास्टर्स और उनके बाउंड बीस्ट ही इसके अंदर जा सकते हैं। अगर मॉर्टल रैंक से ऊपर का कोई भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ये तुरंत पूरे डंजियन स्पेस को तबाह कर देगा और वो ढह जाएगा। और पिछले साल अंदर जाने वाली टीम की खुफिया जानकारी के मुताबिक इसका फाइनल बॉस एक मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 9 का साइनिक टाइप क्रिएचर है। मैं तुरंत समस्या समझ जाता हूं। साइनिक टाइप बाउंड बीस्ट वैसे भी असाधारण रूप से दुर्लभ होते हैं, और लिनवन सिटी सिर्फ एक मिड साइज शहर है। एक ऐसा मॉर्टल रैंक का डोमेन मास्टर ढूंढना जो एक स्टार लेवल 9 के साइनिक क्रिएचर का मुकाबला कर सके सच में बहुत मुश्किल है। इसलिए तब से लेकर आज तक ये डंजियन बस यूं ही अछूता पड़ा है। कमिश्नर थॉर्न आगे कहते हैं, ये तो वही बात हुई कि टेबल पर शानदार खाना रखा है और हम उसका एक निवाला भी नहीं खा सकते। निराशाजनक शब्द तो इसके लिए बहुत छोटा है। मेयर ब्लेज इस बात पर हंसे बिना नहीं रह पाते। फिर वे मुझे एक गहरी पैनी नजर से देखते हैं। लक्स, इसके लिए तुमसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। एक बार जब ये डंजियन क्लियर हो जाएगा तो लिनवन सिटी को एक पूरी तरह से नया रेल मिल जाएगा, जो पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और क्योंकि तुम इस मिशन को लीड करोगे, इसलिए शहर तुम्हें इनाम देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। मुआवजे के तौर पर तुम्हें हेलस्प्रिंग वाटर की वो यूनिट दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को कोई आपत्ति होगी। इस बीच सेंट्रल प्लाजा के रेल्म एग्जिट पर प्रशंसकों की भीड़ से घिरा हुआ एक लंबा और सीधा खड़ा शख्स बाहर निकलता है। ये ज़ेन है। उसने डिजाइनर कैजुअल कपड़े पहन लिए हैं और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी घमंडी मुस्कान है। उसके ठीक बगल में चमकदार और अलौकिक रेडिएंट एंजल ऑरोरा चुपचाप चल रही है। वो इस दुनिया से अछूती किसी देवी की तरह लग रही है, जिसने पलक झपकते ही प्लाजा में मौजूद हर इंसान की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं। क्या वो एपिक ग्रेड की रेडिएंट एंजल है? वो कितनी खूबसूरत है। सॉन्ग परिवार की चापलूसी करने के लिए बेताब लोग तुरंत उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। उनके चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान चिपकी हुई है। यंग मास्टर ज़ेन पक्का इस बार पहला स्थान हासिल करेंगे। जब रेडिएंट एंजल उनके साथ है तो भला उनका मुकाबला कौन कर सकता है? अपने कानों में गूंजती इस तारीफों की बारिश के बीच ज़ेन की मुस्कान हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा घमंडी होती जा रही है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बड़ी सहजता से ऑरोरा के मुलायम सुनहरे बालों में फेरता है। एक बार मैं पहला स्थान ले लूं तो लौटते वक्त मैं तुम्हारे लिए होली लाइट एसेंस लेकर आऊंगा। इससे तुम्हें स्टार लेवल 6 पार करने में मदद मिलेगी। ऑरोरा अपनी नजरें थोड़ी नीची कर लेती है। उसके होठों पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान खेल जाती है। शुक्रिया मास्टर। ज़ेन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
उसे रेल्म के अंदर किया गया अपना एक सौदा याद आता है। अपनी जीत पक्की करने के लिए उसने 3 बेहद दुर्लभ ब्लड ब्लॉसम फूलों का सौदा किया था, जिसके बदले उसे पूरे 3000 बोनस पॉइंट्स मिले थे। खुद क्रिएचर्स का शिकार करके कमाए गए लगभग 6000 पॉइंट्स में इसे जोड़ने के बाद उसका टोटल पहले ही 9300 पॉइंट्स को पार कर चुका है। एक ऐसा स्कोर जो रिकॉर्ड में दर्ज पिछले हर एक एस रैंक टैलेंट को कुचल कर रख देता है। पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ उसका है, किसी और का नहीं। जबकि वो अभी भी इस ख्याली पुलाव में खोया हुआ है, पूरे प्लाजा में एक धीमी सी गूंज उठने लगती है। विशाल होलोग्राफिक बीच में लगी स्क्रीन आखिरकार चमक उठती है। भीड़ में हर किसी की सांसें थम जाती हैं। अनगिनत आंखें स्क्रॉल हो रहे लीडर बोर्ड पर टिक जाती हैं। हर कोई अपना नाम ढूंढ रहा है। ज़ेन की नजर सीधे सबसे ऊपर जाती है। आखिरकार स्क्रीन झिलमिलाती है और टॉप 3 नाम डिस्प्ले पर जम जाते हैं। तीसरा स्थान 3150 पॉइंट्स, पोटेंशियल रेटिंग B+। दूसरा स्थान ज़ेन 9325 पॉइंट्स, पोटेंशियल रेटिंग। ज़ेन की मुस्कान जम जाती है। वो दूसरे नंबर पर कैसे है? वो इस यकीन के साथ अपनी आंखें मलता है कि पक्का उसने पढ़ने में कोई गलती की होगी, लेकिन लिखावट बिल्कुल साफ है। ऑरोरा के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। उसकी आंखें तेजी से लीडर बोर्ड पर उस नाम को ढूंढने लगती हैं जिसके बारे में उसने मान लिया था कि वो वहां कभी आ ही नहीं सकता। नामुमकिन। एक मामूली सा आवारा जिसने एक डिफेक्टिव सक्कूबस के साथ बॉन्ड बनाया था। उस जैसा इंसान ज़ेन और उसकी एपिक ग्रेड रेडिएंट एंजल को कैसे हरा सकता है? लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक चमकदार डेटा उभरता है। पहला स्थान लक्स 41,350 पॉइंट्स, पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। गूंज उठता है। क्या मैं सही पढ़ रहा हूं? ये लक्स कौन है? क्या सच में कोई इतने पॉइंट्स ला सकता है? इस बीच ज़ेन का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। उसके 9000 पॉइंट्स, जिस नंबर पर उसे इतना घमंड था, उसके सामने एक मजाक लग रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जिसे उसने हमेशा अपने पैरों तले रौंदा, एक ऐसा मामूली इंसान जिसने सबके ठुकराए हुए एक डिफेक्टिव क्रिएचर के साथ बॉन्ड बनाया, उसे एस रैंक रेटिंग मिल जाए? जलती हुई बेइज्जती और भयानक गुस्से ने उसकी सोचने समझने की ताकत को जलाकर राख कर दिया। चीटिंग। ये शब्द ज़ेन के गले से एक चीख की तरह बाहर निकलता है। वो कांपती हुई उंगली से स्क्रीन के टॉप पर चमकते उस नाम की तरफ इशारा करता है। ये पक्का चीटिंग है। ये नामुमकिन है। एक सिटी गार्ड ऑफिसर आगे आता है। कृपया अपनी जुबान संभाल कर बात करें। इस रेल्म के हर एक डेटा को सर्विलेंस सेंटर और शहर के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम द्वारा चेक किया गया है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये रैंकिंग पूरी तरह से सही और फाइनल है। इस ऑफिशियल वेरिफिकेशन ने ज़ेन की आखिरी उम्मीद को भी कुचल दिया और उसके घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसके चारों तरफ मौजूद भीड़ की नजरें बदल जाती हैं। उनके चेहरों पर बिना किसी हिचकिचाहट के तरस और खुला मजाक साफ नजर आ रहा था। ज़ेन अब वहां एक सेकंड भी और खड़ा नहीं रह सकता था। चलो यहां से। वो ऑरोरा की बांह पकड़ता है और उन घूरती हुई आंखों के तूफान के बीच भीड़ को धकेलते हुए अपना रास्ता बनाता है। मैं कसम खाता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिकल असेसमेंट में मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। यह जहरीला ख्याल ज़ेन के दिमाग में चीख रहा था। ऑरोरा उसकी पकड़ में खिंचती हुई उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए चल रही है। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका है। उसके दिमाग में एक ख्याल उभरता है, एक ऐसा ख्याल जो उसकी रूह को कपा देता है और वो उसे झटक नहीं पा रही है। क्या उस वक्त उसने जो फैसला लिया था, क्या वो सच में सही था? रात हो जाती है। तब जाकर लिलिथ और मैं आखिरकार उस टावर से बाहर निकलते हैं। दूसरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में मेयर ब्लेज और कमिश्नर थॉर्न एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं। हम दोनों को एक साथ दूर जाते हुए देख रहे हैं। कमिश्नर थॉर्न अपनी नजरें वापस खींचते हैं और वो सबसे पहले खामोशी तोड़ते हैं। मेयर, क्या आपको सच में लगता है कि वो ये कर पाएगा? मेयर ब्लेज तुरंत कोई जवाब नहीं देते। एक लंबे सन्नाटे के बाद वे धीमी और शांत आवाज में बोलते हैं, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? ये एक सवाल कमिश्नर थॉर्न को पूरी तरह निशब्द कर देता है। मेयर ब्लेज मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान है। क्या तुम भूल गए कि उसके बाउंड बीस्ट का ग्रेड क्या है? लेजेंडरी। पूरे यान हुआंग फेडरेशन में इतनी कम उम्र में किसी लेजेंडरी ग्रेड बीस्ट का बॉन्ड हासिल करने वाले इंपीरियल कैपिटल के टॉप परिवारों के चुने हुए लोगों के अलावा भला कितने हो सकते हैं? और तुमने रेल्म में उसका प्रदर्शन अपनी आंखों से देखा है। उस पर भरोसा रखो।
वो लिनुअन सिटी का सबसे होनहार इंसान है। जब तक मैं घर पहुंचता हूं, शाम के 7 बजे बज चुके होते हैं। मैं मुश्किल से काउच पर बैठा ही था कि मेरा रिस्ट टर्मिनल बजने लगता है। स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट पॉपअप होती है। मैं एक्सेप्ट दबाता हूं। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। मेरी बहन रेन। तू छोटे बदमाश, आखिरकार तूने फोन उठा ही लिया। ये पक्का करने के बाद कि मेरे हाथ पैर अभी भी सलामत हैं, वो राहत की सांस लेती है। तो रेम ट्रायल कैसा रहा? सब बढ़िया रहा ना? जब लिलित मेरी हिफाजत कर रही है तो मुझे चोट कैसे लग सकती है? मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूं। रेन हल्का सा मुंह चिराती है, फिर उसका चेहरा पूरी तरह से उत्साह से भर जाता है। चल मुझे सब कुछ बता, कैसा रहा? तेरा स्कोर क्या था? तूने कम से कम ए रैंक तो हासिल कर ही लिया होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस मेरी नाक मत कटवाना। मैं उसे पूरी तरह से कैजुअल होने का नाटक करते हुए देखता हूं और मैं बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। एस रैंक, मैं बस इतना ही कहता हूं। स्क्रीन के दूसरी तरफ रेन के चेहरे के भाव पूरी तरह जम जाते हैं, जैसे उसे लगा हो कि उसने गलत सुना है। तूने अभी क्या कहा? मैंने कहा मेरी पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक है। मैं दोहराता हूं। एक हल्की सी खामोशी छा जाती है। फिर कम्युनिकेटर से रेन की हैरानी भरी चीख गूंज उठती है। ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। वो खुले गर्व के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है, मानो एस रैंक उसने ही हासिल किया हो। एक बार जब उत्साह शांत हो जाता है तो उसके दिमाग में कुछ और आता है। हाँ सच, लिलित का ग्रेड क्या है? तू पिछली बार मुझे बता नहीं पाया था, लेकिन अगर उसने तुझे एस रैंक दिलाने में मदद की है तो उसका ग्रेड कम से कम एपिक तो होगा ही, है ना? असल में वो लेजेंडरी है। लेजेंडरी। रेन बिना सोचे समझे इसे दोहराती है और फिर उसे सच में उस शब्द का मतलब समझ आता है। उसकी आंखें किसी बड़ी सी प्लेट की तरह फटी की फटी रह जाती हैं। ये झटका पिछले वाले से कहीं ज्यादा जोरदार था। वो एक लंबे समय तक मुझे बिना कुछ कहे बस घूरती रहती है। आखिरकार काफी देर बाद वो एक लंबी सांस छोड़ती है और एक ऐसी आवाज में कहती है जो खुद तय नहीं कर पा रही कि वो क्या महसूस कर रही है। तू सच में किस्मत का कितना धनी निकला बदमाश। मैं बस मुस्कुराता हूं और कुछ नहीं कहता। फिर मैं बात बदलता हूं और उसे मेयर ब्लेज की बताई हुई सारी बातें बता देता हूं। मेरी बात खत्म होते होते रेन की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह एक गहरी, साफ दिखने वाली चिंता ले लेती है। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। वो एक स्टार लेवल 9 का क्रीचर है और वो भी साइनिक टाइप, जो सबसे बुरा होता है। तू अभी अभी तो एक बीस्ट मास्टर बना है। तू इस खतरे को उठाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? लेकिन मुझे हेल्थ स्प्रिंग वाटर की जरूरत है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। मेरी आवाज एकदम स्थिर और पक्की थी। रेन चुप हो जाती है। उसे ठीक ठीक पता है कि उस जैसी चीज की कीमत क्या है। वो समझती है कि एक बाउंड बीस्ट की ग्रोथ के लिए इसके क्या मायने हैं। वो एक लंबी खामोशी में डूब जाती है। उसके दिमाग का हर हिस्सा यही कह रहा था कि उसे अपने भाई को यह खतरा उठाने से रोकना चाहिए, लेकिन वो ये भी जानती है कि एक डोमेन मास्टर के लिए अवसर ही सब कुछ है। अगर मेयर द्वारा दिया जा रहा ये मौका हाथ से निकल गया तो अगली बार इस स्तर के खजाने के लिए पता नहीं कितना लंबा इंतजार करना पड़े। आखिरकार वो एक लंबी खामोश आह भरती है। ठीक है, मैं समझ गई। उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं, पूरी तरह से गंभीर। बाकी चीजें, इटर्नल नाइट पर्ल और नाइटमेयर क्रिस्टल, मैं उनके लिए यहां इंपीरियल कैपिटल में नजर रखूंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तुम कल उस डंजियन में जाओगे तो तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले होगी। कोई दिखावा नहीं, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। क्या बात साफ है? मैं दृढ़ता से सिर हिलाता हूं। कुछ और बार एक दूसरे को हिदायतें देने के बाद हम कॉल खत्म कर देते हैं। तभी मेरे पीछे से बाथरूम का दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आती है। हवा में एक गर्म, नमी भरी खुशबू तैरने लगती है, जो भाप के साथ आई एकदम हल्की और साफ महक है। एक कोमल गर्म शरीर धीरे से मेरी पीठ से सटता है और सफेद जेड जैसी गोरी बाहें मेरी गर्दन से लिपट जाती हैं। लिलित अभी अभी नहाकर बाहर आई है। उसने बस एक सफेद तौलिया ढीले से लपेटा हुआ है। वो अपनी नाजुक ठुड्डी को धीरे से मेरे कंधे पर टिका देती है। मास्टर, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से बस थोड़ी ही तेज है। शुक्रिया उन सभी चीजों के लिए जो आपने लिलित के लिए की हैं। रेल्म के अंदर मौत की हद तक लड़ना, उस मीटिंग रूम में मेरे लिए डटकर खड़े रहना। उसने ये सब देखा है। वो जानती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो उसी के लिए है, ताकि उन दुर्लभ चीजों को ढूंढा जा सके जो उसे और मजबूत बनाएंगी। इस एहसास का बोझ उसके सीने को किसी ऐसी चीज से भर देता है जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इतना गहरा आभार कि दर्द होने लगे और उसके नीचे कुछ खट्टा मीठा सा एहसास। लिलित अपना चेहरा थोड़ा और करीब लाती है। सच कहूं तो बस आपसे मिल पाना मास्टर,
आखिरकार उस मनहूस मुहर से आजाद हो पाना, लिलित इतने के लिए ही बहुत आभारी है। मैं और ताकतवर बनूं या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं इस तरह आपके साथ रह सकती हूं, आपकी हिफाजत कर सकती हूं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। उसके शब्द मेरे सीने में एक तेज झटके की तरह लगते हैं। मैं उनमें छिपी सच्ची ईमानदारी को महसूस कर सकता हूं, और कुछ ऐसा जो तकलीफ देने की हद तक छोटा है, जैसे वो उस चीज से बहुत कम मांग रही है जिसकी वो हकदार है। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं और धीरे से उसके उन हाथों पर रख देता हूं जो मेरे सीने पर टिके थे। मेरी आवाज बहुत धीमी और शांत निकलती है। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने लिए भी कर रहा हूं, ताकि हम दोनों इस जैसी दुनिया में जिंदा रह सकें और आगे बढ़ सकें। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो। अगली सुबह लिलित और मैं जाने के लिए तैयार हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे एक होवर कार चुपचाप इंतजार कर रही है। हम पिछली सीट पर बैठ जाते हैं। होवर कार बिना किसी आवाज के स्टार्ट होती है और ट्रैफिक के बीच से आसानी से फिसलती हुई शहर के किनारे मौजूद ब्लैकस्टोन रेंज की तरफ बढ़ने लगती है। बाहर का नजारा धुंधला होकर पीछे छूटने लगता है और जल्द ही नजरों के सामने उन लहरदार काली चट्टानों के अलावा और कुछ नहीं बचता। डंजियोन का प्रवेश द्वार सिटी गार्ड ब्यूरो के कंट्रोल वाली एक कड़ी सुरक्षा वाली घाटी के बहुत अंदर स्थित है। एंट्रेंस की जगह किसी हिलते हुए पानी की सतह की तरह कांप और मुड़ रही है। कमिश्नर थॉर्न पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं।